चलिए, स्वागत है आप सभी बच्चों का। और आज के टेस्ट में 95 नंबर सेट का डिस्कशन हम लोग करेंगे बच्चे। ठीक है, स्वागत है आप सभी बच्चों का, स्वागत है। मोहम्मद इरशाद जी, गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग और सभी बच्चों का स्वागत है। फटाफट जुड़ जाइए आप लोग। और आज के सेशन में हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। पहले प्रश्न बनाते हैं, देखिए क्या है प्रश्न आपका। और बहुत अच्छा प्रश्न है ये, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से, ध्यान देना है बच्चे, एक लघु तथा स्थिर कोण से मुड़ जाए तो ठीक यह घटना क्या है? यहां देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द लाइट टर्न्स बाय स्मॉल बट कांस्टेंट एंगल, ये कांस्टेंट एंगल कह रहा है ना, कांस्टेंट एंगल कह रहा है। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो किसमें ये होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं आपको इंटरफेरेंस पर। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है कि दो प्रकाश की किरणें, ये देखिए दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर अधिरोपित होगा और एक बार ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, और दूसरी बार ऊर्जा का मान क्या होगा? घट जाएगा। तो इस घटना को आप क्या कहते हैं? तो भाई मेरे इसे हम ठीक है क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। यानी आपको एकदम सिंपल बात है, क्या मैं कह रहा हूं कि अधिरोपण के कारण है ना, दो प्रकाश तरंगों के, ध्यान में रखना है, दो प्रकाश तरंगों के अधिरोपण के कारण, एकदम याद रखना है इसको, अधिरोपण के कारण है ना, अधिरोपण के कारण क्या करना? तो भाई मेरे ऊर्जा के मान का बढ़ना या घटना। तो अधिरोपण के कारण क्या होगा? तो भाई मेरे ऊर्जा आपको एनर्जी क्या होगा? आइदर इंक्रीज करेगा या आइदर डिक्रीज करेगा। यानी बाय ओवरलैपिंग है ना, ओवरलैपिंग, या आप कह सकते हैं सुपरपोजिशन है ना, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव। एकदम ध्यान में रखना है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स है ना, टू वेव्स क्या होगा? टू वेव्स। तो एनर्जी जो है, एनर्जी आइदर इंक्रीजेस और आइदर डिक्रीजेस। यही फेनोमेनन क्या कहलाता है? तो आपको व्यतिकरण या इंटरफेरेंस कहलाता है। एकदम क्लियर रखिएगा कंसेप्ट है ना। तो बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और पहली बार व्यतिकरण के बारे में किसने बताया था? तो ध्यान में रखना भाई मेरे, आपको यंग ने बताया था, यंग ने इसका कंसेप्ट दिया था, YOUNG, यंग ने दिया था इसका कंसेप्ट। अब देखिए प्रकीर्णन में क्या होता है? तो प्रकाश की किरणें जो है ये देखिए, ये पड़ा और चारों तरफ बिखर गया। ध्यान में रखना है, बिखर गया चारों तरफ है ना, ये ठीक है, स्प्रेड कर गया, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट रेज है ना, बाय डस्ट, और ठीक है डस्ट और क्या? तो बच्चे ठीक है वाटर मॉलिक्यूल्स, तो स्प्रेड कर जाए। यानी आपको मैंने क्या कहा कि प्रकाश का बिखराव, प्रकाश का किसकी वजह से? तो प्रकाश का धूलकण, एकदम समझिए, धूलकण या जलवाष्प के कारण बिखराव, जलवाष्प के कारण बिखराव, एकदम ध्यान में रखना है, कारण बिखराव है ना, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू है ना, एकदम याद रखना है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू किसकी वजह से? तो ठीक है आइदर ठीक है डस्ट पार्टिकल्स और ठीक है आपको वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण जो प्रकाश बिखरेगा, इस घटना को आप प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकीर्णन के बारे में सबसे पहले रेलिग ने बताया था। ध्यान में रखना है, किसने बताया? तो रेलिग ने बताया था। अब देखिए विवर्तन, ठीक है, डिफ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो डिफ्रैक्शन होता है, ध्यान में रखिएगा, कि प्रकाश या ध्वनि अवरोध के किनारों से कुछ कोण से मुड़ जाता है। ध्यान में रखना है भाई, क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? तो आपको डिफ्रैक्शन याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ठीक है, आपका इंग्लिश में डिफ्रैक्शन हो गया, या इसको बोलते हैं विवर्तन, हिंदी में क्या बोलते हैं? विवर्तन कहते हैं। जरा मेरी बात समझिएगा अच्छे से, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि देखिए ये अवरोध है, कोई भी ऑब्स्टेकल है, तो अवरोध के किनारे से, ऑब्स्टेकल के किनारे से, अवरोध के किनारे से, एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, अवरोध के किनारे से है ना, किसका? तो भाई याद रखना है कि ड्यू टू ऑब्स्टेकल्स, ड्यू टू कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल, कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल, एकदम ध्यान में रखिएगा। ऑब्स्टेकल क्या होगा भाई मेरे? अवरोध के किनारे से क्या करना? तो ध्वनि या प्रकाश की किरणों का, ध्वनि या प्रकाश की किरणों का मुड़ना है ना, प्रकाश की किरणों का मुड़ना, मुड़ना है ना, किरणों का मुड़ना याद रखना है, ठीक है, प्रकाश की किरणों का मुड़ना। इस घटना को आप क्या कहते हैं? तो भैया इसी घटना को आप विवर्तन कह देते हैं, है ना। अब देखिए
विवर्तन में क्या होता है भाई, एकदम समझना है आपको। विवर्तन में क्या हुआ कि अवरोध है, ये मान लीजिए ऑब्स्टेकल है, और इस ऑब्स्टेकल के किनारे से कुछ कोण से आपका क्या हुआ, आइदर प्रकाश या ध्वनि तरंग मुड़ जाता है। यही घटना आपको विवर्तन कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और बच्चे यहां पर कोण फिक्स नहीं होता, याद रखना है कि विवर्तन में, ध्यान में रखिएगा, विवर्तन में आपको कोण नियत नहीं होता। ध्यान में रखना, कोण क्या होगा, नियत नहीं होता। एकदम क्लियर रखिएगा कंसेप्ट को, कोण नियत नहीं रहता है ना, कोण नियत नहीं रहता है। अब देखिए, जिसका तरंग दैर्ध्य, एकदम ध्यान में रखना, तरंग दैर्ध्य जिसका अधिक होगा, जिस तरंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होगा उसका डिफ्रैक्शन अधिक होगा। एकदम याद रखना है, जिस तरंग का तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका डिफ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। एकदम कंसेप्ट एकदम याद रखना है आपको। अब चलते हैं प्रश्न पर। क्या कह रहा है कि यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक धूल किंतु एक लघु किंतु स्थिर कोण से, भाई मेरे स्थिर कोण होगा नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि डिफ्रैक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, है ना। हायर द वेवलेंथ हायर द डिफ्रैक्शन, लोअर द वेवलेंथ लोअर द डिफ्रैक्शन। यानी ठीक है, अगर ये यहां पर ऐसा रहता कि यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाती, स्थिर केवल नहीं रहता, स्थिर कोण नहीं रहता, कुछ कोण से मुड़ जाता, किंतु कुछ कोण से मुड़ जाता, तो मुड़ जाए, तो यह घटना आपको विवर्तन कहलाता। लेकिन स्थिर कोण से मुड़ जाए कह रहा है, तो ये गलत हो गया। ध्यान में रखना है, स्थिर कोण नहीं रहेगा, क्योंकि ठीक है, जैसे जैसे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बदलेगा, आपको विवर्तन बदल जाएगा, कोण बदल जाएगा। ध्यान में रखना है, इसीलिए ये आंसर आपको नहीं होगा। ध्यान में रखना है, तो आंसर क्या होगा भाई मेरे, ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो सब कुछ तो सही है, लेकिन अगर कुछ ये सर्टेन एंगल हो जाता, सर्टेन एंगल नहीं रहता, तब तो विवर्तन सही होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर सर्टेन एंगल कह रहा है, इसीलिए आपको विवर्तन नहीं होगा। एकदम क्लियर रखिएगा कंसेप्ट को। क्या कहा मैंने कहा कि अवरोध के किनारे से ध्वनि या प्रकाश की किरणों का मुड़ना। मैंने यहां यह भी कहा कि यहां एंगल जो है ना, एंगल जो है ये कांस्टेंट नहीं रहता भैया, ये कांस्टेंट क्या होगा, नहीं रहता है ना। एकदम याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज और याद रखना है कि प्रकाश के विवर्तन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। ये बराबर आपको बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको एकदम नोट डाउन कर लेना भाई। क्या मैं कह रहा हूं कि प्रकाश के विवर्तन की घटना के बारे में, प्रकाश के विवर्तन के बारे में, विवर्तन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो बारे में आपको गेरी माल्डी ने बताया था। ध्यान में रखना भाई मेरे, गेरी माल्डी ने बताया था, गेरी माल्डी ने बताया था। ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, गेरी माल्डी ने बताया था, बहुत महत्वपूर्ण है। अब बराबर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछेगा, है ना। तो सर्टेन एंगल होता तब आपको, सर्टेन एंगल नहीं होता तब आपका विवर्तन हो जाता आंसर। चूंकि ऐसा है नहीं, इसीलिए आप उपयुक्त में से कोई नहीं मारिएगा, है ना। कंसेप्ट एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहां देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर हम बात करते हैं। जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है ना, अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है, तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों हो जाती है ना। व्हेन ए फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ इज टेकन फ्रॉम स्पेस, व्हाई डज, ठीक है, इट्स बैकग्राउंड अपीयर ब्लैक। क्यों ऐसा होता है, तो आपको पता है कि अंतरिक्ष में, ध्यान में रखना भाई मेरे, अंतरिक्ष या स्पेस में, अंतरिक्ष या स्पेस में क्या नहीं होता है, तो भैया आपको वहां डस्ट, है ना, डस्ट या वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स, या कहीं एक तरह से माध्यम नहीं होता है, जिसके कारण प्रकीर्णन, माध्यम नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रकीर्णन नहीं होगा, नहीं होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं होता है। ध्यान में रखना है, स्कैटरिंग या क्या कहते हैं, प्रकीर्णन नहीं होता है, जिसके कारण आपको फोटो का जो प्रकीर्णन नहीं होगा, जिसके कारण फोटो का बैकग्राउंड आपको ब्लैक होगा। ध्यान में रखना है, जहां भी प्रकीर्णन नहीं होगा वहां क्या होगा, प्रकीर्णन, ठीक है, नहीं होता है, स्कैटरिंग नहीं होता है। याद रखना भाई मेरे, स्कैटरिंग नहीं होता है। दैट्स व्हाई आपको कैसा दिखेगा, तो काला दिखेगा। याद रखिए, आपको देखने के लिए, किसी भी प्रतिबिंब को देखने के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए कौन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो भैया मेरे ये प्रकीर्णन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है कि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण आपको काला बैकग्राउंड दिखेगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, एकदम याद रखना है कि आकाश का रंग नीला, अगर आप पृथ्वी से आप देखते हैं तो आकाश का रंग क्या होगा भाई मेरे,
आकाश का रंग नीला। ध्यान में रखिएगा, आकाश का रंग कैसा होता है? तो आकाश का रंग नीला होता है। ध्यान में रखिएगा ये सब बातें। और समुद्र का रंग कैसा होता है? तो समुद्र का रंग भी आपको नीला होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, समुद्र का रंग नीला। सिग्नल में किस रंग का प्रयोग? तो सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग होता है। सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग, कई बार मैंने कहा है, लाल रंग का प्रयोग। ये सभी घटनाक्रम जो है, लाल रंग का प्रयोग, ये सभी घटनाक्रम किस पर आधारित है? तो भैया मेरे ये स्कैटरिंग पर बेस्ड है। किस पर आधारित है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर आधारित है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर आधारित है। एक चीज और याद रखना भाई, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये किस पर बेस्ड होता है? तो भैया ये जो है ना आपको तरंग गुण है। कौन सा गुण है? तरंग गुण है, वेव प्रॉपर्टी है। तो एकदम नोट डाउन करके रखना है भैया, आकाश का रंग नीला, ठीक है, समुद्र का रंग नीला, सिग्नल का लाल रंग का प्रयोग, लाल रंग का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, आपको सिग्नल में लाल रंग में क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कम होगा, जिससे दूर गमन करेगा। लेकिन आकाश का रंग नीला, समुद्र का रंग नीला इसलिए होता है भैया, यहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट अधिक से अधिक होगा, जिसके कारण आकाश आपको नीला दिखेगा। यानी यहां पर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। याद रखना है, यहां प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी नहीं होगा। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? तो प्रकाश का 7 रंगों में टूटना आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। तो अच्छा प्रश्न है, आंसर एकदम क्लियर रखिएगा भाई, क्या होगा? ए नंबर होगा। चलिए अच्छी बात है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहां देखिए, किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण है ना कब प्रदर्शित होता है? एकदम याद रखना है कि व्हेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम डिस्प्लेस्ड। तो आप बच्चों को पता है कि वस्तु, ध्यान में रखिएगा, बॉडी, वस्तु, बॉडी जो है क्या है? तो बॉडी जो है आपको याद रखना है रोटेटरी मोशन में हो। कौन सा मोशन में हो? रोटेटरी मोशन में हो, है ना, या आप कह सकते हैं रोटेशनल मोशन में हो। रोटेशनल मोशन में हो, घूर्णन गति में हो, घूर्णन गति में हो। एकदम ध्यान में रखिए भाई, गति में हो। और मैंने क्या कहा है? रोटेशनल मोशन में हो। एक बात, रोटेशनल मोशन में हो, एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे। जैसे ही रोटेशनल मोशन में हुआ तो आपको पता है, क्या पता है, ठीक है, कि आपको, ठीक है, जिस प्रकार, है ना, ध्यान में रखना भाई मेरे, जिस प्रकार द्रव्यमान, है ना, कौन बच्चे? तो द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास। मास किस गति में? तो रैखिक गति में कार्य करता है। रैखिक गति यानी लीनियर मोशन में कार्य करता है। रैखिक गति यानी लीनियर मोशन में कार्य करेगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, लीनियर मोशन में कार्य करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, लीनियर मोशन में जिस प्रकार आपको, ठीक है, द्रव्यमान कार्य करता है, ठीक इसी प्रकार, एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, ठीक इसी प्रकार कौन? तो आपको, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण जो है, ठीक है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका घूर्णन गति में कार्य करता है। घूर्णन गति में कार्य करता है। एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, घूर्णन गति में कार्य करता है ना, एकदम याद रखिएगा, कार्य करता है। और ये रोटेशनल, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? तो एकदम क्लियर रखिए कंसेप्ट को। ये देखिए, बॉडी मूव कर रहा है, मान लीजिए ये है वाई डैश, ध्यान दीजिए बच्चे, इसके तहत बॉडी मूव कर रहा है जिसका द्रव्यमान है। तो क्या होता है? तो जड़त्व आघूर्ण मान लीजिए अक्ष से दूरी r है ना, तो जड़त्व आघूर्ण क्या होगा भाई मेरे? तो जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो भैया ये देखिए, I बराबर अक्ष से दूरी का वर्ग, ये देखिए अक्ष से दूरी का वर्ग गुना क्या? द्रव्यमान कर दीजिए। यानी I बराबर आप कर सकते हैं mr स्क्वायर। I बराबर क्या कर सकते हैं? mr स्क्वायर। तो ये क्या हुआ? तो आपको जड़त्व आघूर्ण हो गया। यानी ये केवल और केवल किस में काम करेगा? तो भैया यदि गति घूर्णी हो, यदि गति घूर्णी हो, यदि जब गति रैखिक हो तो यहाँ क्या होगा? तो भाई मेरे द्रव्यमान काम करेगा, मास काम करेगा, द्रव्यमान काम करेगा। जब गति किसी वक्राकार मार्ग पे हो, वक्राकार, यहां देखिए व्हेन द बॉडी इज इन कर्व पाथ, तो उससे कोई लेना देना आपको नहीं है। आपको लेना देना है केवल घूर्णन गति में। ध्यान में रखना है कि अगर बॉडी आपका रोटेटरी मोशन में होगा तो ऑलवेज आपके, ठीक है, अक्ष के चारों तरफ क्या होगा? वो बॉडी काम करेगा। और यहां पर क्या होगा? तो आपको मास एक सर्टेन डायरेक्शन के तहत रोटेट करेगा और उसी की वजह से इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो बहुत अच्छा सवाल है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहां देखिए भाई, बहुत अच्छा सवाल है और एकदम इजी गोइंग में काम करेंगे हम लोग। यहां देखिए क्या कह रहा है, अच्छा सवाल है। एक वस्तु x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा है,
भैया आपको पता है कि ये वस्तु x ऊंचाई पर है ना। आपको पता है ये महत्तम ऊंचाई पर द्रव्यमान m है, और ये मान लेते हैं x ऊंचाई दिया हुआ है। आपको पता है कि महत्तम ऊंचाई पर बॉडी में केवल पोटेंशियल एनर्जी होता है, और यहां पर mgx हो गया है ना। काइनेटिक एनर्जी का मान महत्तम ऊंचाई पर 0 होता है, ये भी मैंने कई बार आपको पढ़ाया है ना। अब देखिए भाई, तो ये बॉडी जैसे नीचे गिरेगा तो आपको पता है क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी घटना शुरू हो जाएगा है ना, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगा। मिडिल पॉइंट पर जैसे ही बॉडी आया तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, और जब वस्तु पृथ्वी से टकराती है तो उस समय में केवल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होता है, तो 0 हो जाएगा। यही कंसेप्ट तो कह रहा है, कई बार हम लोगों ने चर्चा किया है इस पर। एक वस्तु x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा है, कोई बात नहीं, मुक्त रूप से गिरने दीजिए। आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में मैंने कहा जैसे मिडिल पॉइंट पर आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो आधा स्थितिज ऊर्जा और आधा गतिज ऊर्जा हो जाएगा। कुछ भी नहीं है भैया कंसेप्ट में, है ना। एकदम याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिड पॉइंट पर क्या होता है, तो भैया ये होता है इक्वल, है ना। एकदम सिंपल सवाल है ना। बराबर आपसे क्वेश्चन मैंने बताया है। और ये देखिए मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है भाई मेरे, मैक्सिमम हाइट पर केवल बॉडी में कौन सा एनर्जी होगा, तो भैया ये केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी मैंने यहां पर क्या बताया, मैक्सिमम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0, और जब वस्तु पृथ्वी से टकराएगी उस समय में वस्तु में क्या होगा, तो केवल और केवल आपको काइनेटिक एनर्जी होगा। यहां पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न बराबर पूछता है, कंफ्यूज नहीं होना है और एकदम ईजी है। थोड़ा सा धैर्य धर के मारेंगे तुरंत हो जाएगा सवाल। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहां देखिए ये क्या कह रहा है, तो ये भी कई बार हम लोगों ने चर्चा किया है। कह रहा है कि यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देता है, गुरुत्व खो देता है मतलब क्या हुआ, जी का मान आपको 0, है ना। याद रखना है कि इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ये बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, है ना। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। अब क्या होगा भाई, तो जैसे ही 0 होगा आपको पता है कि भार का मान भी 0 हो जाएगा, क्योंकि भार में 2 कंपोनेंट होता है, m और g, m इंटू जी होता है, इसीलिए भार का मान 0 हो गया, है ना। g का मान 0 तो भार का मान 0। और भाई मेरे आपको द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, ध्यान में रखिएगा, हमेशा नियत रहता है। अगर वस्तु नियत है तो मास हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहता है, ये बदलता नहीं है। तो भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाते हैं, गलत बात है। द्रव्यमान शून्य हो जाता है, गलत बात है ना। भार शून्य हो जाता है जबकि द्रव्यमान शून्य नहीं होता। आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो अच्छा प्रश्न है, कुछ है नहीं इसमें। एक चीज लेकिन जानना चाहिए बच्चे, मैं बराबर आपको बताता रहता हूं, क्या बताता रहता हूं। ये देखिए, इसको बोलते हैं जी। जी मतलब क्या हुआ, ये हुआ गुरुत्वीय त्वरण। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये बड़ा कमाल का फॉर्मूला है, और इसका फॉर्मूला का क्या होता है, तो जी एम, है ना। कैपिटल जी है, कैपिटल एम है, और यहां देखिए आर स्क्वायर। ये एक्चुअली पृथ्वी का द्रव्यमान है और ये पृथ्वी की त्रिज्या है। अब देखिए, मैं बराबर आपको बताता रहता हूं कि ये देखिए, अगर ये पृथ्वी है आपकी, है ना, मेरी बात समझिएगा अच्छे से, ये पृथ्वी है अगर आपकी, तो यहां जो है ना, ये विषुवत रेखा हो गया। यहां जी का मान कम होता है, याद रखिएगा, शून्य नहीं होगा। जी का मान केवल कम होता है ना, कम होता है। यहां शून्य हो जाएगा। ये देखिए पृथ्वी का केंद्र है, तो केंद्र पर आपको जी का मान क्या होता है भैया, एकदम याद रखिएगा, 0 हो जाता है। ये आपका क्या है, तो ये विषुवत रेखा है, कम होता है। एकदम याद रखिएगा कि सर ने क्या कहा कि विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है, और आप जानते होंगे इक्वेटर पर। और भाई मेरे ये है आपका ध्रुव, तो ध्रुव पर जी का मान, ठीक है, क्या होता है, तो भैया ये महत्तम होता है, मैक्सिमम होता है। एकदम याद रखना है। पृथ्वी से आप ऊपर चल रहे हैं, यहां भी जी का मान घटता है। पृथ्वी के अंदर चल रहे हैं, यहां भी जी का मान क्या होता है, घटता है भैया, एकदम याद रखिएगा। विषुवत रेखा से ध्रुव के तरफ जाएंगे, है ना, क्या होगा, तो जी का मान बढ़ेगा, जी का मान बढ़ेगा। एकदम ध्यान में रखना, जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो जी का मान क्या होता है, घटता है। तो ये बातें याद रखनी है आपको, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारा प्रश्न आपको यहां पर पूछा जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि बच्चे, ठीक है, जी का मान कहां शून्य होता है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि छोटका वाला जो जी है इसका मान शून्य कितने कंडीशन में होगा। तो पहला कंडीशन याद रखना है क्या, तो पहला कंडीशन याद रखना है पृथ्वी के केंद्र पर। ध्यान में रखना बच्चे, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है।
दूसरा कंडीशन क्या बच्चे? तो दूसरा कंडीशन है, याद रखिएगा कि पृथ्वी के कोणीय वेग को, ध्यान में रखना है, पृथ्वी के कोणीय वेग को, एंगुलर वेलोसिटी को, कोणीय वेग को कितना गुना? तो कोणीय वेग को 17 गुना, है ना, कितना गुना? 17 गुना, 17 गुना बढ़ाने पर, है ना, कहां पर? तो भैया बढ़ाने पर विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। विषुवत रेखा पर जी का मान 0 हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है? तो कृत्रिम उपग्रह में, कृत्रिम उपग्रह में इस 3 कंडीशन में आपको जी का मान क्या होता है? तो 0 होता है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया जी का मान कहां कहां 0 होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर। कहां 0 होगा? तो पृथ्वी के कोणीय वेग को 17 गुना बढ़ा देने पर विषुवत रेखा पर। कहां होगा जी का मान 0? तो कृत्रिम उपग्रह में जी का मान 0 होता है। तो ये कंसेप्ट एकदम ध्यान में रखनी चाहिए। अगर ये ध्यान में आप रखिएगा तो निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन हर सेट में आप बना करके आइएगा, है ना। तो एकदम महत्वपूर्ण है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। नहीं, अभी तुरंत शुरू हुई, 9:30 बजे क्लास स्टार्ट हुआ है भाई, है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखिए ये कितना मस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भैया क्वेश्चन में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान धातु का एक गोला गर्म हो जाता है, क्योंकि भैया चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान, ये देखिए गोला है भैया, ये गोला है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान गोला जो है, ठीक है, ये क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र में, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र जैसे ही होगा, तो आपको पता है परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, क्या होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान में रखना भैया, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है और घट रहा है। तो चुंबकीय फ्लक्स, एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, परिवर्तित होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है। एकदम कंसेप्ट पकड़िए, ठीक है। मैंने क्या कहा? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान धातु का एक गोला, है ना, गतिमान धातु का गोला, ये गतिमान धातु का गोला है। तो जैसे ही गतिमान धातु का गोला होगा, ये घूमेगा, ये गति करेगा, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? आपका चेंज हो जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती हो जाएगा। परिवर्ती मतलब चेंजेज वाला, है ना, आपको बार बार इसका मान चेंज होगा, क्योंकि आपका गोला जो है ना ये गति में है, गतिमान धातु का गोला है ना, याद रखना बच्चे, ठीक है। आपको मेटल स्फीयर कैसा है? मूविंग है, तो मूविंग के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है और घट रहा है, ये चेंज हो रहा है, परिवर्ती हो रहा है ना। ये मैंने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, है ना, चेंजेस हो रहा है। तो जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा भाई मेरे, तो आपको पता होनी चाहिए कि आपको यहां पर क्या होगा? वृत्तीय, है ना, वृत्तीय मतलब सर्कुलर, वृत्तीय धारा उत्पन्न होता है, वृत्तीय धारा उत्पन्न होता है। ध्यान में रखना भाई मेरे, क्या, कौन सा धारा उत्पन्न होगा? वृत्तीय, सर्कुलर करंट प्रोड्यूस होगा, सर्कुलर करंट प्रोड्यूस होगा। और कल मैंने कहा था बच्चे, सर्कुलर करंट, ठीक है, उत्पन्न होता है ना। और इसी सर्कुलर करंट को आप क्या कहते हैं? तो भैया इसको ईडी करंट कहते हैं, ईडी करंट कहते हैं, है ना, ईडी करंट। इसको भंवर धारा कहते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, भंवर धारा कहते हैं, एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे। कौन सा धारा कहेंगे? तो भंवर धारा कहते हैं। और इसी के कारण आपको क्या होगा? तो भैया आपका, ठीक है, ये क्या होगा? तो उष्मा उत्पन्न हो जाएगा, H बराबर I² RT। इसको कौन सा नियम कहते हैं? तो जूल का नियम कहते हैं, जूल्स लॉ कहते हैं। उसके तहत आपको उस गोले में जो है क्या उत्पन्न हो जाएगा? तो उष्मा उत्पन्न हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, उष्मा उत्पन्न होगा और ये गर्म हो जाएगा, उत्पन्न होगा और क्या होगा? गर्म हो जाएगा। एकदम क्लियर रखिएगा कंसेप्ट को, हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं भाई मेरे क्वेश्चन को, कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान धातु का गोला, यही पकड़ना है, गतिमान धातु का गोला। जैसे ही धातु का गोला गतिमान होगा तो आपको मैग्नेटिक फील्ड परिवर्तित होगा, जिसकी वजह से आपको चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से उस गोले में क्या होगा भाई मेरे? तो आपका सर्कुलर करंट प्रोड्यूस होगा। इस सर्कुलर करंट को ईडी करंट कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको आपके गोले में
ठीक है, क्या होगा, तो भैया आपके गोले में ठीक है उष्मा उत्पन्न हो जाएगा। किसकी वजह से, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से, तो भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसकी वजह से ही आपको उष्मा उत्पन्न होगा। कहीं से भी कोई दिमाग नहीं लगाइएगा, सर ने जो कहा है उसको नोट डाउन कर लेना भाई, और इसी को याद रखना है। और ठीक है, बार बार आपसे इस तरह का अगर कहीं भी प्रश्न पूछे तो ध्यान में रखिएगा सर ने क्या कंसेप्ट बताया है ना, नोट डाउन कर लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहां देखिए, चलिए यहां देखिए एडी करंट लोकेशन, हाँ भैया एकदम सही है, यस सर, तो नोट डाउन कर लेना है तब मजा आएगा। यहां देखिए क्या कह रहे हैं, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आप सभी बच्चों को पता है डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो जनरेटर जैसे ही है ना भैया, जनरेटर जैसे, ये देखिए ये क्या हुआ, आपको आर्मेचर है, कौन सा है, आर्मेचर है, और इसके बीच में रख दीजिए, ये है आपको मैग्नेटिक फील्ड, हाई मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके बीच में एक आर्मेचर रख दीजिए। क्या रख देते हैं, आर्मेचर रख देते हैं भैया, ये आर्मेचर को रख दीजिए। और आपको पता है ना, आपको पता है अच्छे तरीके से क्या कि इसमें क्या करते हैं, तो हम लोग इस आर्मेचर को गति करवाते हैं, आर्मेचर को गति करवाते हैं, जिसके कारण आपका क्या होगा, तो ठीक है मैग्नेटिक फ्लक्स, याद रखना है यहां भी मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंजेस होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, चेंजेज होगा, है ना, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंजेज होगा, जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होगी, है ना, आपको आर्मेचर के गति के विपरीत दिशा में एक धारा उत्पन्न होगी, जिसको आप इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। कौन सा करंट कहेंगे, तो इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा। कौन सी धारा कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं, एकदम ध्यान में रखना भैया, प्रेरित धारा कहते हैं। और इसी धारा को आप क्या करते हैं, तो भैया यहां पर आप लगाते हैं स्प्लिट रिंग्स। कौन सा रिंग लगाएंगे, स्प्लिट रिंग्स लगाएंगे, जिसके तहत सहारे आप कलेक्ट कर लेते हैं, और इसे ही आप क्या कहते हैं, तो डीसी धारा कहते हैं। ध्यान में रखना है, कौन सा धारा कहेंगे, डीसी धारा कहते हैं। तो बड़ा अच्छा सवाल है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपका डीसी जनरेटर में आपको चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और इस घटना को क्या कहते थे, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, जिसके तहत आपको क्या होगा, तो भैया आपका ठीक है जो है डीसी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो याद रखना है कि प्रेरणिक प्रभाव नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट्स पर नहीं आधारित है। धारा के चुंबकीय प्रभाव, याद रखिए बच्चे कि धारा के चुंबकीय प्रभाव पर विद्युत मोटर आधारित है, इलेक्ट्रिक मोटर आधारित है, विद्युत मोटर, है ना, इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड है, किस पर, तो विद्युत धारा के ठीक है चुंबकीय प्रभाव पर इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड है। याद रखना है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर बेस्ड है। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, और यह सिद्धांत किसने दिया था, तो फैराडे ने दिया था। ध्यान में रखना बच्चे, फैराडे ने दिया था। क्या कहा फैराडे ने, फैराडे ने कहा था कि देखिए उच्च चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी आर्मेचर को आप गति कराएंगे, तो आर्मेचर के गति के विपरीत दिशा में, है ना, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ आर्मेचर क्या होगा, तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यही मैंने कहा, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसे यदि आप क्या करेंगे, तो बच्चे ये विभक्त वलय है, इसके सहारे कलेक्ट कर लेंगे तो इसे डीसी धारा कहा जाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, डीसी धारा। और ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर बेस्ड है। तो अच्छा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 1 किलोग्राम द्रव्यमान, अच्छी बात है भाई। मान लेते हैं कि किसी वस्तु को आप उष्मा देते हैं, ध्यान में रखिएगा, किसी वस्तु को आप उष्मा दे रहे हैं, तो ये उष्मा जो है उस वस्तु के द्रव्यमान का समानुपाती होता है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है, आपको अमाउंट ऑफ मास, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट गिवन टू दैट बॉडी। और क्या होगा दूसरा, तापमान में परिवर्तन का भी समानुपाती होगा, यानी तापांतर का भी समानुपाती होगा। यानी दो यहां से नियम निकल के आ गया। एक नियम निकल के आ गया कि यदि किसी वस्तु को आप उष्मा दें तो उसके द्रव्यमान का समानुपाती होता है। दूसरा, ठीक है, उसके तापमान में वृद्धि का भी समानुपाती होता है। दोनों को मिला देते हैं बेटा, तो Q बराबर m इंटू डेल्टा टी हो गया। और यहां पर निकाल के ले आते हैं Q बराबर C m
डेल्टा टी। अब देखिए ये सी क्या है, तो ये स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट उष्मा होता है, स्पेसिफिक हीट होता है, इसी को बोलते हैं आप विशिष्ट उष्मा। ध्यान में रखिएगा, इसी को आप कहते हैं विशिष्ट उष्मा कहते हैं। और यहां से निकाल के ले आइए, सी बराबर क्या हुआ, क्यू बटे एम इंटू डेल्टा टी। अब देखिए भाई क्या होगा, 1 जूल है ना, 1 जूल ऊर्जा ले लेते हैं, या 1 जूल मत भी लीजिए है ना, क्यू ले लेते हैं, बटा क्या एम का वैल्यू 1 केजी ले लेते हैं इंटू 1 केल्विन। देखिए क्या कहते हैं, कैसे डिफाइन करें विशिष्ट उष्मा को। 1 केजी वस्तु का तापमान 1 केल्विन करने के लिए जितना उष्मा देना पड़ता है, उसी उष्मा की मात्रा को आप क्या कहते हैं, तो बच्चे विशिष्ट उष्मा कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, 1 केजी वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन करने के लिए जितना उष्मा देना पड़ेगा, उसे ही आप विशिष्ट उष्मा क्षमता कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, इसका फॉर्मूला सर ने क्या बताया, C बराबर Q बटे M इंटू डेल्टा टी बताया। सर ने इसका यूनिट क्या बताया, तो यूनिट बताया जूल पर केजी इंटू केल्विन बताया। ठीक है, याद रखिएगा विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक किसका होता है, तो सर्वाधिक होता है, ध्यान में रखिएगा कि सर्वाधिक जल का होता है। भैया जल का विशिष्ट उष्मा कितना होता है, तो 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस होगा, या आप अगर जूल में मेजर करें तो 4200 जूल पर केजी इंटू केल्विन होता है। सभी पदार्थों का केवल एक विशिष्ट उष्मा होता है, लेकिन गैसों की 2 विशिष्ट उष्माएं होती है। एकदम याद रखना भाई मेरे, मैंने क्या कहा कि जितना भी पदार्थ है, सभी पदार्थों का, जो भी पदार्थ है, सभी पदार्थों का कितना विशिष्ट उष्मा, सभी पदार्थों का एक विशिष्ट उष्मा होता है, लेकिन गैस का कितना होगा, विशिष्ट उष्मा होता है। गैस का कितना होता है ना, गैसों का याद रखिएगा, गैसों का है ना, एकदम ध्यान में रखना भैया मेरे, गैसों का ठीक है कितना, तो 2 विशिष्ट उष्माएं होती हैं, 2 विशिष्ट उष्माएं होती हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, 2 विशिष्ट उष्मा होता है, विशिष्ट उष्माएं होती हैं। कौन कौन, तो 2 विशिष्ट उष्माएं होती हैं। कौन कौन होता है भाई, तो होती हैं, पहला हो गया सीपी है ना, नियत दाब पर विशिष्ट उष्मा, दूसरा होता है सीभी, नियत आयतन पर विशिष्ट उष्मा होता है। एकदम क्लियर रखिएगा कंसेप्ट को, और सीपी हमेशा बड़ा होता है सीभी से, है ना बच्चे, तो ये बातें याद रखनी है आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो भैया 1 जूल, ठीक है 1 जूल, ठीक है 1 जूल का आपको उष्मा बढ़ाने के लिए, अगर किसी वस्तु को 1 केजी वस्तु को 1 केल्विन तापमान बढ़ाने के लिए जितना उष्मा देंगे, उसे ही क्या कहेंगे, तो विशिष्ट उष्मा। यहां देखिए 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहा जाता है, तो भैया विशिष्ट उष्मा कहा जाता है। अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि विशिष्ट एंट्रोपी क्या होता है, तो भैया एस बराबर होता है Q/T। याद रखिएगा, उष्मा बटा तापमान के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो भैया आपको विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट एंट्रोपी कह देते हैं। गुप्त उष्मा किसको कहते हैं, तो ये देखिए, ये है बर्फ है ना, बर्फ है कितना डिग्री पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। यह है आपका जल कितना डिग्री पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ठीक समान तापमान पर अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को आप क्या कहते हैं, तो भाई गुप्त उष्मा कहते हैं। याद रखिएगा, समान तापमान पर ठीक है अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को आप कहते हैं गुप्त उष्मा। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस जल में बदलने के लिए जितना उष्मा देना पड़ेगा, उसे ही आप गुप्त उष्मा कहते हैं। यानी गुप्त उष्मा में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तापमान हमेशा नियत रहता है। तो अच्छा प्रश्न है भैया, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है जब लोहे के टुकड़े को गर्म किया जाता है, अच्छा प्रश्न है, एकदम खूब अच्छे से देखिए। कह रहा है कि जब लोहे के टुकड़े को गर्म किया जाता है ना, when a piece of iron is heated, the color of this piece first becomes light red। अब देखिए ये क्या है भाई, यानी आपको पता होनी चाहिए कि वस्तु है ना, वस्तु का तरंग दैर्घ्य। अब देखिए भैया, लोहे के टुकड़े को गर्म किया जाता है, पहले गर्म करेंगे वस्तु का, ठीक है क्या बच्चे, तो वस्तु का तरंग दैर्घ्य है ना, वस्तु का तरंग दैर्घ्य जो उत्सर्जित करेगा, वस्तु द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का तरंग दैर्घ्य कर देते हैं। वस्तु द्वारा उत्सर्जित, एकदम ध्यान में रखिएगा, उत्सर्जित ऊर्जा का तरंग दैर्घ्य, उत्सर्जित ऊर्जा है ना, इमिटेड एनर्जी, उत्सर्जित ऊर्जा का तरंग दैर्घ्य, एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, ऊर्जा का तरंग दैर्घ्य। देखिए कितना मस्त कंसेप्ट है, तरंग दैर्घ्य। यानी आपको कोई बॉडी है वो जो इमिट करेगा, ठीक है, आपको लाइट रेज या जो भी इमिट करेगा, जो भी एनर्जी इमिट करेगा, उसका जो वेवलेंथ होगा, है ना, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये वेवलेंथ जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/10
टेम्परेचर की। भाई जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही कम वेवलेंथ होगा, याद रखना है। और जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा आपको वेवलेंथ होगा। यानी आपको तापमान कम है ना, तापमान कम अगर होगा तो भैया ये कौन सा तरंग होगा, याद रखिएगा लाल रंग। लाल रंग उत्सर्जित होगा, लाल रंग का उत्सर्जन है ना, लाल रंग का उत्सर्जन। और जितना ज्यादा आपको तापमान बढ़ता जाएगा उतना ही आपको तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा कि आपका कम होता जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जरा इस पर बात कर लीजिए, ये वाला क्या है, तो भैया ये है विबग्योर। क्या है, विबग्योर है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा VIBGYO और क्या R। अब देखिए मैंने क्या कहा कि इधर से इधर जाएंगे तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, है ना, तो आपको तापमान का मान क्रमशः ये घटता जाएगा। यानी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक तो क्या होगा, आपको तापमान कम होगा। अब प्रश्न पर आइए, जब लोहे के एक टुकड़े को गर्म किया जाता है तो पहले इस टुकड़े का रंग लाल, मैंने कहा कि पहले लाल होगा, इसका मतलब तापमान कम है, तरंगदैर्घ्य ज्यादा है। अब आइए लाल पीला, भैया अब थोड़ा सा तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तो तापमान हल्का सा बढ़ा, और यहां पर कलर कैसा हो जाएगा, तो कलर जो है तापमान थोड़ा सा बढ़ा, हल्का सा तरंगदैर्घ्य भी घटा, लाल पीला हो गया। फिर देखिए तथा अंत में सफेद। बच्चे अब क्या होगा, सभी प्रकार का प्रकाश उत्सर्जित करने लगा और ये सफेद कलर का हो जाता है। इस कौन सा नियम के द्वारा होगा, तो विन का विस्थापन नियम। ध्यान में रखना भाई मेरे, विन का विस्थापन नियम यह कहता है, और यह सिद्धांत क्या है कि लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है। लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है। स्टीफन का नियम क्या कहता है, तो भैया E बराबर सिग्मा T⁴ होता है ना, याद रखिएगा। और किरचॉफ का नियम क्या कहता है, तो जो वस्तु ठीक है जितना उष्मा का अच्छा अवशोषक होगा उतना ही अच्छा उष्मा का उत्सर्जक भी होता है। और काली वस्तु का कंसेप्ट इन्होंने दिया था, ब्लैक बॉडी का, और इन्होंने कहा कि देखिए ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड बाय बॉडी बट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, ब्लैक बॉडी के लिए इसका मान क्या होता है, तो 1 के बराबर होता है। ये किसने कहा, तो किरचॉफ ने कहा। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है, आंसर क्या होगा, तो वेन का विस्थापन नियम आंसर होगा, बी नंबर आपका आंसर होगा। और कभी भूलिएगा नहीं, इस कंसेप्ट को कभी भूलना नहीं है। क्या मैंने कहा कि एक तो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t कह दिया, और मैंने कहा क्या कहा भाई, तो ये देखिए VIBGYO मैंने कहा कि इधर से इधर जाएगा तो तापमान घटेगा और तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी लाल रंग है तो इसका मतलब है ठीक है आपका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है और ठीक है तापमान कम है। तो ये कंसेप्ट याद रखना है भाई मेरे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा चुंबकीय कंपास में निम्नलिखित में से क्या होता है। अच्छा प्रश्न है भाई, ये चुंबकीय कंपास की बात कर रहा है ना, मैग्नेटिक कंपास की बात कर रहा है। आप लोग भी जानते होंगे कि मैग्नेटिक कंपास जो होता है ना, ये आपको एक प्रकार का ठीक है छोटा चुंबक है। याद रखना है कि मैग्नेटिक कंपास क्या है भैया, एकदम ध्यान में रखिएगा। मैग्नेटिक कंपास है आपको छोटा चुंबक, है ना, छोटा चुंबक है। और ये क्या होता है, तो आपको पृथ्वी पर यह दिशा का निर्धारण करता है। ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी पर दिशा का निर्धारण करेगा। समुद्र में जा रहे हैं, मैग्नेटिक कंपास रखे हुए अपने पास में और दिशा का पता नहीं चल रहा, तो पता कर लेते हैं दिशा किधर से किधर है। तो पृथ्वी पर दिशा का निर्धारण करने में यह सहायता करता है, क्योंकि यह मैग्नेटिक निडल जो है आपको उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होगा, अपने आप को नियंत्रित करता है। तो ये देखिए पृथ्वी पर दिशा का निर्धारण करने में सहायक होता है, निर्धारण करने में सहायक होता है। एकदम ध्यान में रखेगा, निर्धारण करने में सहायक होगा। कहां पर, तो पृथ्वी पर। कहां, कैसा दिशा निर्धारण करेगा, सहायक होता है। कैसा दिशा निर्धारण करेगा, तो मैंने क्या कहा कि मैग्नेटिक कंपास जो है आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताएगा, है ना, कि किधर नॉर्थ है किधर साउथ है। इसके आधार पर आप क्या कीजिए, तो अपने आप ठीक है दिशा का निर्धारण कर लीजिए। अब देखिए क्या कह रहे हैं भाई, ठीक है, एल्युमिनियम का एक सूचक है, गलत बात है भैया, ये छोटा चुंबक होता है। कुंडली वाही चालक है, तो भैया ये कुंडली वाही चालक होगा नहीं, क्योंकि आप समुद्र में कहां से इलेक्ट्रोमैग्नेट लाइएगा और इससे निडल कहां से जोड़िएगा, तो ये गलत बात है। एल्युमिनियम के एक सूचक से जुड़ा एक छोटा चुंबक, एकदम सही है, क्योंकि ये जो आपको होता है, ये जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर ये एक्चुअली एल्युमिनियम के बने होते हैं।
सेंटर जो होता है ये किसका बना होता है, तो एल्यूमिनियम का बना होता है। तो कहीं से भी कंफ्यूज नहीं होना है भैया। क्या मैं कह रहा हूं कि जब भी मैग्नेटिक कंपास की बात आएगा तो ये स्मॉल मैग्नेट है, ठीक है, थ्रू विच वी हैव टू मेजर आउट द डायरेक्शन ऑन अर्थ एवरीवेयर। हर जगह ये दिशा का पता लगाता है। और ये एलिगन किधर की ओर होगा, तो याद रखना है उत्तर दक्षिण दिशा में अपने आप को स्थित करता है। तो बड़ा अच्छा सवाल है और कंफ्यूज नहीं करना है ना। चलिए अच्छी बात है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। एक सरल लोलक कैसे बनाएंगे इस सवाल को, भाई मेरे कैसे बनाएंगे इस तरह का सवाल अगर रहेगा तो हमको 1 सेकंड में कैसे बना लेना है, ध्यान देना है। प्रतिशत परिवर्तन, याद रखिएगा, प्रतिशत लंबाई में परिवर्तन। भाई यहां सीखने आए हैं और सीखेंगे हम लोग सब सवाल को। प्रतिशत लंबाई में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, प्रतिशत लंबाई में परिवर्तन। जब भी इस तरह का सवाल हो तो आपको एकदम नोट डाउन कर लेना भाई, है ना, नोट डाउन कर लेना। सर कैसे बना रहे हैं 1 सेकंड में आप बना लीजिएगा, ठीक है। प्रतिशत लंबाई में परिवर्तन ध्यान में रखना भाई मेरे। अगर ऐसा हो और आपको टाइम पीरियड निकालने के लिए बोले तो टाइम पीरियड बराबर क्या होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, √1 प्लस, है ना, माइनस आपको L%। 1 है, ये 1 है, 1 प्लस माइनस तो L%, माइनस क्या होगा 1, है ना, इंटू 100 कर दीजिए भैया, है ना, 100 कर दीजिए, कोई बात नहीं है। ये देखिए क्या कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो लंबाई बढ़ रहा है 21%। देख ले भाई सवाल को, तुरंत विदिन ए सेकेंड बन जाएगा सवाल आपका। तो 1%, तो 1 प्लस क्या, ठीक है, प्लस है, चूंकि बढ़ रहा है इसीलिए प्लस कर दिए, घटता तो माइनस करते, है ना, बढ़ रहा है बढ़ा दी जाती है तो ये प्लस कर दीजिए 21%। कितना परसेंट भैया, तो ये 21%, यानी 21 बटे, है ना, 21% का रहा है तो 21 बटे कितना, तो परसेंटेज का मतलब हुआ 100। चलिए ठीक है, और माइनस क्या 1 गुना कितना 100, कोई बात नहीं है। ये आ गया कितना, तो 1.21 आ गया, है ना, ये भागा देंगे इसको तो कितना आएगा 1.21। अब देखिए का रूट अंडर माइनस क्या 1 गुना कितना, तो 100 भैया। अब देखिए कितना हो जाएगा, 121 है तो 1.1 आ गया, माइनस कितना 1 और गुना कितना 100। चलिए तो 0.1 और गुना कितना 100 भैया, ये 10% आ जाएगा। यानी आपको 10% क्या होगा, तो बढ़ेगा, 10% क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे तरीका बता रहे हैं उसी तरह से नोट डाउन कर लेना भाई मेरे। एग्जाम हॉल में आपको एक्सपेरिमेंट करने का समय मिलेगा नहीं, है ना, इसीलिए एकदम नोट डाउन कर लीजिए। यही एक्सपेरिमेंट करने का समय है ना, जब हम लोग नए नए तरह का क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां पर करते हैं, है ना। तो इसीलिए टेस्ट का बहुत बहुत महत्व होता है, ठीक है। ये आपको हर तरह के प्रश्नों की जानकारी देता है, इसीलिए कितना परसेंट हो जाएगा, 10% आपको क्या होगा, आवर्तकाल आपका बढ़ेगा, याद रखिएगा, है ना। प्रतिशत लंबाई में परिवर्तन हो और आपको आवर्तकाल निकालने के लिए दे तो ये फॉर्मूला बस ध्यान में रखना भैया। क्या करेंगे, तो 1 प्लस माइनस L% माइनस 1 गुना कितना 100, याद रखना, कुछ है नहीं, है ना, फटाक से आपका सवाल बन जाएगा। याद रखिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु फॉर्म में है आज, नहीं, हमेशा हम फॉर्म में ही रहते हैं भाई, है ना, याद रखिएगा, हमेशा हम किस में रहते हैं, फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। कृपया आपको एकदम खूब अच्छे से पढ़ना है, यही मेरा फॉर्म है। और मेरा फॉर्म और भी अच्छा हो जाएगा यदि आपका रिजल्ट हो जाए, और रिजल्ट तो होना तय है भाई, क्योंकि आप बहुत जबरदस्त व्यक्ति के हाथ में हैं। चलिए, अगर रेगुलर वे में डिस्कशन कर रहे हैं तब। अब देखिए अति चालकता के विषय में बात कर रहा है, बहुत बार हमने चर्चा किया भैया अति चालकता का मतलब क्या, है ना। तो 3 बातें आपको एकदम याद रखिएगा, मैंने कई बार कहा है ना। के वंश ने बताया था, याद रखिए, के वंश ने सर्वप्रथम बताया था। किसने बताया, तो याद रखिए के वंश ने सर्वप्रथम बताया था। किसके बारे में, तो भाई मेरे अति चालकता के बारे में, ठीक है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हु एट फर्स्ट प्रोवाइडेड द कंसेप्ट ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। तो कोई कंफ्यूज नहीं करना है कि के वंश नामक वैज्ञानिक ने यह कंसेप्ट दिया था। और क्या दिया था भाई, जैसे टेम्परेचर को लो डाउन करेंगे, टेम्परेचर लो डाउन करेंगे तो आपका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और ऐसा टेम्परेचर, ऐसा तापमान, ध्यान में रखिएगा, ऐसा, ठीक है, निम्न तापमान, कौन सा तापमान, निम्न तापमान, काफी टेम्परेचर को लो डाउन कर दिया, निम्न तापमान, जहां क्या होगा, प्रतिरोध का मान 0 हो जाएगा, ठीक है, रेसिस्टेंस आपका 0 हो जाएगा, प्रतिरोध आपका 0 हो जाएगा। इसी घटनाक्रम को क्या कहते हैं, तो भैया अति चालकता कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। कैसे याद रखिएगा, है ना, याद कैसे रखिएगा,
बस इतना ही याद रखना, टेम्परेचर लो डाउन, रेसिस्टेंस जीरो, विद्युत धारा के प्रवाह में कोई अवरोध नहीं, है ना। याद रखिएगा, विद्युत धारा के प्रवाह में, विद्युत धारा के प्रवाह में, है ना, प्रवाह में, प्रवाह मतलब क्या होता है तो बच्चे फ्लो में, विद्युत धारा के प्रवाह में, ठीक है। नो रेसिस्टेंस, नो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऊर्जा क्षय नगण्य, रेसिस्टेंस ऊर्जा क्षय, एनर्जी लॉस, लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा तो लॉस ऑफ एनर्जी नगण्य, लॉस ऑफ एनर्जी आपको नेग्लिजिबल हो जाएगा। और इसी घटनाक्रम को भैया नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसी घटनाक्रम को आप सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। एकदम देखिए कितना मस्त है भैया, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या क्या हो गया, यानी टेम्परेचर लो हो गया, रेसिस्टेंस जीरो हो गया, विद्युत धारा के प्रवाह में, ठीक है, आपको प्रतिरोध नहीं लगा, ठीक है, एनर्जी का जो क्षय होता है वो नगण्य हो गया, इसे ही अति चालकता कहते हैं। तो भैया अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है, और मैंने क्या कहा, प्रतिरोध भी यहां शून्य हो जाएगा, है ना। ऐसे पदार्थ को आप क्या कहते हैं, अति चालकता कहते हैं। एनर्जी लॉस, याद रखिए, एनर्जी लॉस जो है ये भी नगण्य हो जाता है, यानी काफी काफी कम हो जाएगा, है ना। तो ऐसे पदार्थ को आप क्या कहते हैं, अतिचालक कहते हैं। अच्छा, पहला अतिचालक पदार्थ कौन, पहला अतिचालक कौन है भैया, पहला अतिचालक पदार्थ कौन, पहला अतिचालक पदार्थ, और कितने तापमान पर, पहला अतिचालक पदार्थ मरकरी, है ना, कितने तापमान पर, तो याद रखिएगा 4.2 केल्विन पर। किसने यह सिद्ध किया था, तो भैया के1 ने किया था। तो बड़ा अच्छा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, चलिए मंजिल बैच आया हुआ है, ये भी कर सकते हैं आप लोग। यहां देखिए, सूर्य में देखिए कितना मस्त सवाल है भैया, सूर्य में नाभिकीय सल है। तो आपको मैंने कई बार कहा है, क्या कहा है कि ये देखिए हीलियम है, क्या है तो ये हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम, है ना भाई, और ये देखिए ये भी ड्यूटेरियम है ना, ये ड्यूटेरियम, दोनों देखिए समान परमाणु है, समान परमाणु है या समान अणु है बच्चे, समान परमाणु है, ये कभी भी एक दूसरे के साथ में, ठीक है, आपको संलयित नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच प्रतिकर्षण लगता है, रिपल्सन लगेगा, है ना। ध्यान में रखना बच्चे, समान अणु है, समान परमाणु है, समान परमाणु है, सेम एटम है, तो दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण लगता है। ध्यान में रखिएगा, प्रतिकर्षण लगता है। और इस प्रतिकर्षण को आप क्या करते हैं तो बच्चे, प्रतिकर्षण लगता है, इस प्रतिकर्षण को आपको न्यून करना है, और ये एक ठो हाइड्रोजन ये दूसरा हाइड्रोजन आपस में आकर के जुड़ेगा, संलयित होगा और एक हीलियम का परमाणु बनाएगा, है ना। ये कब बनाएगा, तो जब आपको, ठीक है, याद रखना है कि इस प्रतिकर्षण बल को आप नगण्य मान लीजिएगा, नगण्य कर लीजिएगा। कब नगण्य होगा, जब टेम्परेचर काफी है होगा और प्रेशर भी काफी है होगा, है ना। हाँ, तभी जाकर के ये काम हो सकता है, यानी उच्च ताप और उच्च दाब पर आपको दोनों ड्यूटेरियम अणु के बीच में लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है वह नगण्य हो जाता है, जिसके कारण आपको ये क्या होगा, हीलियम आयन में संलयित होगा और आपको उच्च परिमाण में ऊर्जा सूर्य में प्राप्त होगा। यानी दोनों चीज उच्च होना पड़ेगा, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी। आप पूछ सकते हैं कि सर टेम्परेचर कितना होगा, तो भैया टेम्परेचर जो है ना लगभग आपको कितना, तो भाई मेरे 15 गुना 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा। और प्रेशर कितना करना पड़ेगा, तो भैया प्रेशर जो है ना लगभग 10⁻12, ठीक है, आपको, ठीक है, एटमॉस्फेयर करना पड़ेगा, 10⁻12 एटमॉस्फेयर करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको क्या होगा, हाइड्रोजन का परमाणु जो है संलयित होकर के आपको क्या बनेगा, तो भैया हीलियम का परमाणु का बना निर्माण करेगा। अनलेस ये कभी बनाएगा नहीं, यानी अति उच्च ताप और अति उच्च दाब होना पड़ेगा, तभी सूर्य के नाभिक में ये क्या होगा, संलयित होकर के हीलियम का परमाणु बनाएगा और उच्च परिमाण में ऊर्जा उत्पन्न करेगा। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा भाई। क्या कंसेप्ट कह रहा है कि दो ड्यूटेरियम का अणु एक दूसरे के निकट आ रहा है, तो जैसे जैसे निकट आएगा भाई वैसे वैसे आकर्षण बल यहाँ बहुत ज्यादा लगेगा, है ना, बोलते अब प्रतिकर्षण बल बहुत ज्यादा लगेगा, है ना। अब क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षण लग रहा है, ये जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, टेम्परेचर को हाई कर देंगे, प्रेशर को हाई कर देंगे, जिससे दोनों ड्यूटेरियम का अणु संलयित हो जाएगा, हीलियम का अणु बना लेगा, और इसी प्रक्रिया में आपको उच्च परिमाण में ऊर्जा उत्पन्न होता है, और इसी प्रक्रिया को आप न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। सूर्य में ऊर्जा इसी विधि द्वारा उत्पन्न होता है, तो कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या है कथन, कारण परासरण, बड़ा अच्छा सवाल है भाई, है ना, अगर नहीं जानते हैं तो खूब अच्छे से देखिए इधर,
है ना। ध्यान दीजिए भाई, ये क्या हुआ, ये विलियन है, ये क्या है, विलियन है। हमको नहीं पता है सांद्र है कि तनु है, विलियन है। अब देखिए, अब क्या पता, अब पता है हमको। ये देखिए, विलायक का मात्रा, ध्यान में रखिए बच्चे, अधिक है ना। विलय की मात्रा क्या है, कम है। ध्यान में रखना है, विलय की मात्रा कम है। तो जब विलायक की मात्रा अधिक होगी, विलय की मात्रा कम होगी, तो कौन सा विलियन होगा, तनु, है ना। ध्यान में रखना भाई मेरे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई विलियन है और उसमें विलायक की मात्रा अधिक है, विलय की मात्रा कम है, तो ये तनु विलियन हो गया, है ना। अब देखिए, ये वाला क्या है भैया, विलायक की मात्रा कम है, विलायक की मात्रा कम है और विलय की मात्रा अधिक है। ध्यान में रखिएगा, विलय की मात्रा अधिक है, तो इसको कौन सा विलयन बोलेंगे, सांद्र बोलेंगे, है ना, सांद्र या कंसंट्रेटेड बोलेंगे। अब देखिए, मेरी बात अच्छे से समझिए और कभी भूलिएगा नहीं। ये लगा देते हैं कौन, तो ये लगा देते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध परागम्य झिल्ली। ध्यान देना भाई मेरे, अर्ध परागम्य झिल्ली लगा देते हैं, बड़ा अच्छा बात है ना। इसको क्या बोलेंगे, अर्ध परागम्य झिल्ली लगा देते हैं। ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, मिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे। अब क्या होगा भाई मेरे, अब देखिए, अब क्या कह रहे हैं, मेरी बात समझिएगा अच्छे से। अब क्या हुआ, तो ये कौन सा विलयन है, सांद्र विलयन है। अब देखिए, ठीक है, जब ठीक है, आपको विलायक को, किसको, तो विलायक को अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा, ठीक है, अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा आप प्रवाहित करते हैं, किधर के तरफ, तो सांद्र विलयन के तरफ, है ना, सांद्र विलयन के तरफ प्रवाहित करते हैं। तो इसी घटना को आप कहते हैं क्या भाई, तो परासरण। ध्यान में रखना है, परासरण कहते हैं। क्या हुआ, ठीक है, किस विलयन से किए, तो तनु विलयन से, जिसमें किसकी मात्रा अधिक है, तो विलायक की मात्रा अधिक है ना। ठीक है, आपको विलायक की मात्रा कम जिसमें होगा उसको कौन सा विलयन कहेंगे, तो सांद्र विलयन कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, परासरण के प्रक्रम में विलायक, है ना, सांद्र घोल, ये देखिए गड़बड़ हो गया, सांद्र घोल नहीं, कौन सा घोल भैया, मैंने कह दिया है तनु घोल, तनु घोल से, ठीक है, आपको कौन सा घोल, तो सांद्र घोल, है ना, सांद्र घोल की ओर जाता है, तो ये गलत हो गया। यानी याद रखना है कि परासरण में, ऑस्मोसिस में आपको, ठीक है, हाँ, तनु विलयन से, है ना, जिसमें विलायक की मात्रा अधिक है, और परागम्य झिल्ली द्वारा आपको जिधर कम विलायक की मात्रा है उधर के तरफ, ठीक है, किसका, तो बच्चे विलायक का प्रवाह किया जाता है। यहां पर विलय का प्रवाह नहीं कर रहे हैं, विलायक का प्रवाह। अब देखिए, ठीक है, जस्ट हम आ रहे हैं किस पर, तो भैया ये देखिए, ठीक है, अपोजिट ले रहे हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस में, रिवर्स ऑस्मोसिस में, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या कह रहे हैं भैया, रिवर्स ऑस्मोसिस में जस्ट अपोजिट होता है, किसका, तो आपके जो परासरण हो रहा था उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। अब क्या कह रहे हैं, ये देखिए, ये क्या है, तो भैया ये है आपको सांद्र विलयन, और यहां पर आपने दाब लगाना है, क्या लगाना है, वाह दाब लगाना है। कौन सा दाब लगाना है, तो वाह दाब लगाएंगे, और फिर जाकर के आपको क्या होगा, तो विलायक का प्रवाह या विलय का प्रवाह किधर से किधर, तो इधर से इधर होगा। इस घटना को आप क्या कहते हैं, तो बच्चे इसको परासरणीय दाब कहते हैं। तो क्या बात हुआ, ठीक है, प्रतिलोम परासरण में यहां देखिए, ठीक है, कौन विलयन पर, सांद्र घोल पर, सांद्र घोल पर। पहले परासरण में हुआ था तनु से सांद्र के तरफ, है ना, और इधर से क्या होगा, सांद्र से तनु के तरफ होगा, है ना। प्रतिलोम परासरण में, ठीक है, सांद्र घोल पर वाह दाब लगाया जाता है, जिससे आपको विलायक का प्रवाह या विलय का प्रवाह क्या होगा, तो आपका विलय का प्रवाह हो जाएगा, इधर से उधर की तरफ हो जाता है। तो ध्यान में रखना भाई मेरे, ठीक है, इसमें जस्ट अपोजिट हो गया, ना तो ये गलत सही हुआ, ना तो ये सही हुआ। आंसर क्या होगा, तो ना तो एक ना तो दो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, परासरण में आपको विलायक का प्रवाह तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होगा, और यहां विलायक की मात्रा अधिक होती है, किसमें, तनु विलयन में, और इसको अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा हम लेके जाते हैं, और प्रतिलोम परासरण में जस्ट अपोजिट घटनाक्रम होता है। तो बच्चे एकदम याद रखना है, कहां पर प्रतिलोम परासरण में कहां आप, ठीक है, वाह दाब लगाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, सांद्र घोल पर वाह दाब लगाते हैं। तो बड़ा अच्छा सवाल है, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। और देखिए, जैसे मैंने कहा है उसी तरह से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। कांच पर, कांच क्या होता भाई मेरे, तो आपको मैंने कई बार कहा है कि देखिए, कांच जो होता है ना बच्चा मेरे, ये होता क्या है, तो यह सोडियम कैल्शियम सिलिकेट है, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट है। ध्यान में रखिएगा, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट होता है, ये कांच होता है,
सिलिकेट होता है। और क्या बोलते हैं इसको? तो Na2O इंटू CaO इंटू 6SiO2 कहते हैं, है ना। और इसको, कांच को याद रखना है, इसे अतिशीतित द्रव कहते हैं। इसे अतिशीतित द्रव, याद रखिएगा बच्चे, इसे अतिशीतित द्रव यानी सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, है ना। और इस पर जो उत्कीर्ण किया जा सकता है, याद रखिए, हीरा से और हाइड्रोजन फ्लोराइड से, है ना। दो से ही आप कांच पर क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, या कांच को, ठीक है, आपको चीरा लगा सकते हैं, या कांच को गला सकते हैं। याद रखना बच्चे, कांच को गलाया जाता है किसमें? तो कांच को हाइड्रोजन फ्लोराइड में, कांच को हाइड्रोजन फ्लोराइड में हम गलाते हैं। और कांच को काटने के लिए हम, ठीक है, याद रखिएगा, डायमंड के नाइफ का प्रयोग करते हैं, है ना। कभी भी एक्वारेजिया का प्रयोग नहीं करेंगे। याद रखिएगा, एक्वारेजिया क्या होता है? तो 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 होता है ना। ये एक्वारेजिया होता है। और ये क्या होता है? तो भैया ये सोना और, ठीक है, प्लेटिनम को घुलाता है। सोना प्लेटिनम को घुलाने में यह उपयोगी होता है, को घुलाता है, ध्यान में रखिएगा, को घुलाता है। कौन? तो भैया आपका एक्वारेजिया। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, ये ऑयल ऑफ विट्रियोल कहलाता है ना। कशिश का तेल कहलाता है, याद रखिएगा, ऑयल ऑफ विट्रियोल इसको कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, कशिश का तेल कहा जाता है। तो काटेंगे किससे? तो 2 ही चीज से, एक हीरा से, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन फ्लोरिक अम्ल से, HF से काटते हैं बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, कुछ है नहीं सवाल में। नेक्स्ट देखते हैं। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में क्यों रखा जाता है? अच्छा प्रश्न है, क्यों रखते हैं भाई? तो ये देखिए, ब्राउन बोतल में जब रखेंगे, ये ब्राउन बोतल में रखा जाता है, ध्यान में रखिएगा भाई, ये ब्राउन बोतल में हम इसको रखते हैं। और इसको प्रकाश से दूर रखेंगे, है ना। ये ब्राउन का लेप चढ़ा रहता है, मान लीजिए ब्राउन लेयर यहाँ पर चढ़ा हुआ है, जिससे प्रकाश नहीं जाएगा। और प्रकाश नहीं जाएगा तो आपको पता है कि AgNO3 को जैसे ही प्रकाश मिलेगा भाई, है ना, जैसे ही लाइट मिलेगा तो ये टूट जाएगा। किसमें? तो सिल्वर में 2Ag, और ये कर दीजिए 2NO2, है ना, 2NO2, और बाहर क्या निकल गया? तो भाई मेरे ध्यान में रखिएगा, कुछ मात्रा में आपको, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट आपको ब्रेकअप कर जाएगा। क्या कर जाएगा? ब्रेकअप कर जाएगा, टूट जाएगा, और ये बना लेगा ऑक्सीजन में टूट गया, है ना, ऑक्सीजन में टूट गया। ध्यान में रखना है, सिल्वर और, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और डाइऑक्साइड कहिए, या इसको ब्राउन एयर कहते हैं, ब्राउन एयर कहते हैं, ध्यान में रखना भाई मेरे, ब्राउन एयर कहते हैं, सिल्वर बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन ऑक्साइड को, और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो ये प्रकाश से बचाने के लिए, प्रकाश से बचाने के लिए और प्रकाश अपघटन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? तो आपको ब्राउन बोतल में रखते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट घोल को ध्यान में रखना भाई मेरे, सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 कहते हैं, है ना। इसका नाम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको लूनर कॉस्टिक कहते हैं, लूनर कॉस्टिक भी कहते हैं। और ये सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, इसका उपयोग वोटिंग इंक में किया जाता है। किसमें करते हैं? वोटिंग इंक में करते हैं। और मैंने क्या कहा कि ये जो है ना, प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, और ये टूट करके सिल्वर, फिर क्या, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर क्या, ऑक्सीजन में ये बना लेता है। इसीलिए आपको प्रकाश की घटना से, प्रकाशिक घटना से प्रकाश अपघटन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? ब्राउन बोतल में इसको रखते हैं। ब्राउन बोतल में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है ना, जिसकी वजह से आप इसको रखते हैं किसमें? तो आपको ब्राउन बोतल में रखेंगे भाई। तो आसान प्रश्न है, याद रखना है कि ये कौन सा गैस देता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड देता है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड को मैंने कौन सा गैस कहा बच्चे? तो ब्राउन एयर कह दिया, ब्राउन एयर कह दिया, है ना, भूरी वायु। और ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा बंद कमरों में स्टोव अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह दी जाती, क्यों? तो भाई मेरे, आपको पता है कि बंद कमरा है तो आपको क्या है? बंद कमरा है ना। ये देखिए कैसा कमरा है, तो क्लोज रूम्स है। तो आपको पता है कि कार्बन जो है, ठीक है, ऑक्सीजन के अभाव में जलेगा, ऑक्सीजन के अभाव में जलेगा, और ये क्या होगा? तो आपको बना लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, है ना। ये बड़ा डेंजरस गैस है, याद रखिएगा, मोनोऑक्साइड बना लेगा। क्यों डेंजरस है ना? तो पहली बात ये कि कार्बन मोनोऑक्साइड को, इसे दम घोटू गैस कहते हैं। कौन सा गैस कहेंगे? इसे दम घोटू, है ना, ध्यान में रखना भाई मेरी, इसे दम घोटू गैस कहते हैं, है ना, गैस कहते हैं। यानी आपका ये गैस कैसा गैस है? तो भैया ये दम घोटू गैस है ना। ये ऑक्सीजन के तुलना में हेमोग्लोबिन से 300 गुना ज्यादा तीव्रता से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? तो कार्बो मोनोक्सी होमोग्लोबिन का निर्माण करता है। यानी कार्बोक्सी, क्या बोलते हैं, कार्बो मोनो
मोनोक्सी होमोग्लोबिन बनाएगा, यानी काफी ज्यादा बंधुता है इसका। याद रखना Hb+CO की बंधुता जो है, बंधुता है ना, की बंधुता बहुत ज्यादा है भैया, बहुत ज्यादा है ना, बंधुता बहुत ज्यादा है। और इतना ज्यादा है कि ये क्या करेगा तो भाई ठीक है, तुरंत जो है आपको ठीक है पूरे रक्त में फैल जाएगा, बहुत ज्यादा है ना, तुरंत रक्त में फैल जाएगा, जिससे आपका दम घुटने लगेगा और यहां तक कि अगर तुरंत सांस नहीं लिए तो आप मर जाइएगा। ध्यान में रखना है, कार्बन मोनोक्साइड से विषायन होता है, पॉइजनिंग बाय कार्बन मोनोक्साइड, इसलिए आपको बंद कमरे में अंगीठी जलाने की सलाह नहीं दी जाती है। ध्यान में रखिएगा, है ना, याद रखिए, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और मैंने क्या कहा कि कार्बन मोनोक्साइड जो है ये क्या होगा, ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना ज्यादा तीव्रता से किससे अभिक्रिया करेगा, तो आपको ठीक है हेमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है। हेमोग्लोबिन के प्रति जो बंधुता है इसकी बहुत ज्यादा होती है ना। अच्छा प्रश्न है और बहुत ज्यादा पूछा हुआ प्रश्न है। एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर दे। अच्छा, लिटमस पेपर पर प्रश्न है बच्चे, है ना। अच्छा प्रश्न है, जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा। कौन बता रहा है आंसर इसका, बताइए फटाक से, कौन बता रहा है। परवीन कुमार यादव जी, सब समझ गया होगा एक बार में, अच्छी बात है। परवीन जी आप भी समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है ना। तो आपको पता है, हाँ प्रवीण कुमार यादव जी आपको पता होगा, बहुत अच्छे से पता है आपको बहुत कुछ। तो लिटमस पत्र किससे बनता है जरा बता दीजिए, किस लाइकेन से बनता है। तो लिटमस पत्र जो है रोसेला टिंक्टोरिया नामक लाइकेन से बनता है। रोसेला टिंक्टोरिया लाइकेन से बनता है, टिंक्टोरिया नामक लाइकेन से बनता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, नामक लाइकेन से बनता है। बड़ा अच्छा बात है बच्चे, किस लाइकेन से बनेगा तो भाई मेरे रोसेला टिंक्टोरिया नामक लाइकेन से बनता है। अच्छा, लिटमस पेपर का प्राकृतिक रंग कैसा होता है जल्दी बताइए। कई बार मैंने डिस्कस किया है प्राकृतिक रंग कैसा होता है। तो प्राकृतिक रंग जो है ना बच्चा, इसका बैगनी होता है, बैगनी होता है ना। अब देखिए भाई, आपको मैंने कई बार कहा है कि देखिए ठीक है, आपको लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, इसका मतलब क्षारक है। क्षारक जो है वो बेस जो है, बेस क्या करता है तो भैया बेस जो है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, लाल को नीला, है ना, ध्यान में रखना है। और आपको ये जो अम्ल जो है ये किसको क्या करेगा तो अम्ल जो है ठीक है नीला को लाल करता है, नीला को लाल करता है, ध्यान में रखना भाई मेरे। तो इसीलिए ठीक है pH 7 अगर होता है तो आपको पता उदासीन होगा, है ना, उदासीन होगा, है ना। pH 10, यहां देखिए विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका मतलब क्षारक है। और क्षारक का pH मान कितना होता है तो क्षारक का pH मान होता है ग्रेटर देन 7। तो 7 से बड़ा एक ही है, आंसर होगा बी नंबर। चलिए आप लोग को पता होगा पहले से, लेकिन ये बताना है आपको। चलिए बताइए, देखिए कौन बताता है। ठीक है, पहला है क्या बच्चे तो लाल लिटमस पत्र, ध्यान दीजिएगा, लाल लिटमस पत्र। देखिए कौन कौन जवाब देता है ना, कौन कौन जवाब देता है भाई बताइएगा। नीला लिटमस पत्र, लिटमस पत्र है। चलिए तीसरा क्या है तो भैया ये फिनोप्थेलीन है, फिनोप्थेलीन। और ये क्या है फिनोप्थेलीन है। और ये क्या है तो मिथाइल ऑरेंज है, देखिए छोटा सा हो गया मिथाइल ऑरेंज। यहां ले लीजिए अम्ल, है ना, अम्ल ले लीजिए। और यहां लीजिए क्षारक, अम्ल को बोलते हैं एसिड, है ना, और क्षारक को बोलते हैं बेस। चलिए लाल लिटमस पत्र क्या करेगा जल्दी बताइए। अम्ल जो है जब लाल लिटमस पत्र पर डालेंगे क्या प्रभाव डालेगा आप लोग को बताना है। अम्ल को लाल लिटमस पत्र पर डाल रहे हैं भाई प्रवीण कुमार यादव जी, बताइए क्या प्रभाव होगा, है ना, जरा बताइए क्या क्या प्रभाव होगा। यहां देखिए अम्ल जैसे लाल लिटमस पत्र पर डालेंगे, ध्यान में रखिएगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, है ना। नीला पर डालेंगे अम्ल तो क्या होगा लाल हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। फिनोप्थेलीन पर जैसे ही अम्ल डालेंगे तो ये रंगहीन हो जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज पर डालेंगे तो याद रखिए बच्चे ये लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्षारक को लाल लिटमस पत्र पर डालेंगे तो ये नीला हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। नीला पर डालेंगे तो भैया कोई प्रभाव नहीं डालेगा। फिनोप्थेलीन पर डालेंगे तो गुलाबी हो जाएगा, याद रखिए। क्षारक डाल रहे फिनोप्थेलीन पर कैसा कलर हो जाएगा तो गुलाबी। और मिथाइल ऑरेंज पर डालेंगे तो याद रखना पीला हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है और आपको याद रखनी है, इसको बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम पॉलीस्टाइरीन है। क्या नाम है? पॉलीस्टाइरीन है। ध्यान में रखिएगा कि इसका उपयोग पॉलीस्टाइरीन में हम करते हैं, पॉलीमर है और इसका उपयोग करेंगे पॉली। देखिए पॉलीयूरेथेन भी आपको क्या है तो प्लास्टिक है, लेकिन ये कठोर प्लास्टिक होता है, कठोर प्लास्टिक होता है। जनरली आप चप्पल वगैरह बनाने में इसका उपयोग करते हैं पॉलीयूरेथेन का। ध्यान में रखिएगा। चटाई, ध्यान में रखिए बच्चे, किसका पॉलीयूरेथेन का उपयोग करेंगे? चटाई में, चटाई बनाने में, है ना, या आप कहिए एक तरह से चप्पल बनाने में, है ना, कठोर चप्पल बनाते हैं, चप्पल बनाने में करते हैं, चप्पल बनाने में करेंगे, है ना। और ये कुछ होता नहीं है, मेटेलिक पॉलीसल्फाइड जो होता है ये भी आपको है, इसका उपयोग हम लोग टाइल्स में करते हैं, टाइल्स में। आजकल बहुत तरह का टाइल्स मिलता है, टाइल्स बनाने में इसका उपयोग करेंगे। मेटेलिक पॉलिस, ठीक है, सल्फाइड जो है इसका उपयोग टाइल्स बनाने में करते हैं, बहुत ज्यादा किया जाता है आजकल टाइल्स बनाने में, है ना। ये ध्यान में रखिएगा, कुछ है नहीं। पॉलीस्टाइरीन हो गया। ये स्टाइरीन का एक्चुअली बहुलक है। किसका बहुलक है? स्टाइरीन का बहुलक होता है। ध्यान में रखिए बच्चे, आजकल स्टाइरीन से बहुत सारा चीज बनाया जाता है, ठीक है। देखिएगा कि SBR रबड़, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़ जो है वो भी बनता है किससे? पॉलीस्टाइरीन से बनता है। तो ध्यान में रखना है, कुछ है नहीं सवाल में। चलिए, बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखना भाई मेरे कि बेकेलाइट जो होता है ना, बेकेलाइट ये क्या है तो आपको याद रखिएगा, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, संघनन बहुलक है, संघनन बहुलक होता है। यानी ये किससे बनता है? तो भाई मेरे आप सभी बच्चों को पता होगा, मैंने कई बार कहा है कि ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, C6H5OH ये फिनॉल हो गया, और फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है, फॉर्मल्डिहाइड का यह बहुलक है ना। ध्यान में रखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है और HCHO बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड को, यानी फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का यह बहुलक होता है। एक चीज और याद रखना बच्चे, कभी भूलना नहीं है, ठीक है आपको। हाँ, स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच, बराबर क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रिक स्विच किसका बना है? तो भैया आपको इसी का बना है। देखिएगा एक बार यूज करते हैं फिर टूट जाता है, खत्म हो गया। फिर देखिएगा आपको, ठीक है, बर्तन का हैंडल, अब देखिएगा कुकर या कोई भी, ठीक है, चाय वगैरह बनाते हैं तो बर्तन का हैंडल इसका बनाया जाता है ना। गैसकीट इसके बनाए जाते हैं, हौज भी बनाए जाते हैं, गैसकीट बनता है इसका, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है और ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक होता है। अच्छा प्रश्न है, नेक्स्ट देखते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन है? अच्छा, द्विविस्थापन के लिए मैंने कई बार आपको पढ़ाया है कि जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट आता है, तो भैया दो बातें मैं आपको बराबर बताता रहता हूं। क्या बताता हूं? पहला चीज क्या बताते हैं? तो भैया पहला चीज यहां पर यह ध्यान में रखना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 बार आयनों का विस्थापन होता है, 2 बार आयनों का विस्थापन होता है ना। आयनों का विस्थापन होता है, बहुत अच्छी बात है। यानी 2 टाइम्स क्या होगा आपको? डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस होता है, विस्थापन होता है। चलिए अच्छी बात है। जरा इसमें देखिए भाई, ये फेरस है, केवल एक ही है ना। तो 2 तो है, ये नहीं है यहाँ पर, ये यहाँ पर 2 है, Cu, ठीक है, 2+ और क्या SO4 2- है। लेकिन ये क्या करेगा? तो फेरस ज्यादा क्रियाशील है, ये आयन में तोड़बे नहीं करेगा, इसको डायरेक्ट ये कॉपर को मारेगा एक लात, क्योंकि कॉपर से ज्यादा, ठीक है, क्रियाशील कौन है? फेरस है, और ये बना लेगा फेरस सल्फेट, है ना। और ये देखिए इसका कलर नीला होता है, लेकिन इसका कलर कैसा हो गया? हरा हो जाएगा। तो तुरंत पता चल जाएगा कि फेरस सल्फेट बना है। जरा इस पर देखिए, लेड जो है ना कॉपर की अपेक्षा ज्यादा क्रियाशील है, ये भी वही काम करेगा, कॉपर को हटाएगा, PbCl2+ C2Cu बन गया। तो ये दोनों जो है बच्चे कौन सा अभिक्रिया है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया है ना, विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अच्छी बात है। अब जरा इस पर बात कीजिए। इसमें देखिए 2 आयन हो गया, Cu2+ और क्या हुआ? SO4 2-। अब जरा इस पर भी बात कीजिए, ये भी 2 आयन हो गया, कौन? 2H+ और S2- आ गया, है ना। अब क्या करेंगे? तो भाई ये देखिए इसके साथ ये आ गया, है ना, और इसके साथ ये आ गया, और ये क्या बना लिया? तो कॉपर सल्फेट बना लिया, है ना। और देखिए ये क्यूप्रस
तो कॉपर सल्फेट बना लिया, ध्यान में रखिएगा, सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड बना लिया, और ये क्या हुआ, तो बच्चे हाइड्रोजन सल्फाइड बना लिया, H2SO4 का निर्माण कर लिया, है ना। तो ये 2 बार आयनों का यहां विस्थापन हो रहा है, इसीलिए यही अभिक्रिया आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप रिएक्शन को देखते ही आप बता दीजिएगा कौन डबल डिस्प्लेसमेंट है, कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। तो ये ध्यान में रखना है, कुछ है ही नहीं इस सवाल में। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ये देखिए बड़ा अच्छा चीज है और खूब अच्छे से देखना भाई, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्न में लुईस क्षारक की बात कर रहा है, लुईस बेस की बात कर रहा है, याद रखना है। आपको लुईस महोदय ने 2 कंसेप्ट दिया। क्या कंसेप्ट दिया भाई मेरे? 2 कंसेप्ट दिया। क्या कंसेप्ट दिया? पहला दिया इसने एसिड, है ना। ये क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो गेन करता है, याद रखेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऐसे पदार्थ को आप क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। और ठीक है, बेस किसको कहेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करता है। चलिए अच्छी बात है, डोनेट करता है, उसको क्या कहते हैं, तो भैया उसको कहते हैं बेस कहते हैं। अब जरा देखिए, ठीक है, इस हाइड्रोक्साइड आयन में देखिए जितना भी ऋणात्मक आयन है सब क्या होता है, तो ऑल आर लुईस, है ना, बेस। ध्यान में रखिए बच्चे, लुईस बेस है। जितना भी ऋणात्मक आयन है सब क्या होंगे, तो लुईस बेस होता है। बड़ा अच्छा बात है भैया, ठीक है। जितना भी आपको मैंने क्या कहा कि जितना भी ऋणात्मक आयन होता है वो लुईस बेस होता है, और जितना भी धनात्मक आयन होता है ना, वो क्या होता है, लुईस एसिड होता है। याद रखिएगा, लुईस एसिड होगा। ये एकदम कंसेप्ट याद रखना भाई मेरे, है ना। जितना भी धनात्मक आयन होगा सब क्या होता है, तो लुईस एसिड होता है। अब बोलिए कि सर ये क्या है, तो भाई आपको अगर डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो एसिड होगा, और अगर क्या होगा भाई, अगर क्या होगा तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ध्यान में रखिएगा क्या होगा, तो बेस होगा। अब जरा इस पर बात कीजिए, BCl3 पर। भैया आपको पता है कि आपका, ठीक है, बोरोन है, तो बोरोन के अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, 2 3 5 होता है। और यह देखिए क्लोरीन, क्लोरीन के अंतिम कक्षा में कितना, तो 1 1 2 1 3, यानी 3 ही साझेदारी करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन से ये 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया, तो कुल मिलाकर के ऐसे होने के लिए यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 7 × 21 हो जाएगा, है ना। तो याद रखना है कि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है ना, क्योंकि ठीक है इसको कितना चाहिए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन अब देखिए कुल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, तो 3 + 3, है ना, कुल मिलाकर 6। आपको पता है अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी जाकर के इसका ऑक्टेट पूरा होगा। तो यहां आप 2 इलेक्ट्रॉन इसका डिफिशियंसी है, किसका, तो बोरोन का। बोरोन में 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा, तब जाकर के बोरोन का क्या होगा, तो ऑक्टेट पूरा होगा। यहां ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, किसका, तो बोरोन का। ध्यान में रखना भाई मेरे, बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, तो अगर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो आपको मैंने क्या कहा कि एसिड हो जाएगा, क्योंकि इसमें ठीक है आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये जो है आपको ठीक है इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता इसमें आ जाएगी, तो लुईस एसिड है। तो ध्यान में रखिएगा ये दोनों आपका एसिड हो गया, BCl3 और H+ आयन दोनों क्या है, तो लुईस एसिड है। लेकिन आपका ये क्या है, तो लुईस बेस है। अब थोड़ा सा बात समझते हैं भाई, है ना, ध्यान देना है मेरी बात को। लुईस अम्ल किसको कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकारकर्ता को लुईस एसिड कहेंगे। लुईस अम्ल वे अणु या आयन होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार कर सकते हैं। इनके कुछ सामान्य प्रकार ध्यान में रखना भाई मेरे। अपूर्ण अष्टक वाले अणु क्या कहलाएगा, तो लुईस एसिड कहलाएगा, जैसे BF3, BCl3, AlCl3, BeCl2, ये सब क्या हुआ, तो ऑल आर लुईस एसिड। जितने भी धनायन होते हैं सभी लुईस एसिड होते हैं, जैसे H+, Mg2+, Al3+, Fe3+, Cu2+, सब आपको क्या है, लुईस एसिड है। ध्यान में रखना भाई मेरे। वे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु अपना अष्टक विस्तारित कर सकता है, तो वो क्या हो गया, तो भाई मेरे वह लुईस एसिड होता है, जैसे Si4F4, PCl5, SnCl4, SO3, ये सब क्या हुआ, तो लुईस एसिड है। एकदम ध्यान में रखना है। अब देखिए ध्रुवीय बहुबंध वाले अणु भी लुईस एसिड होता है, जैसे CO2 में कार्बन परमाणु जो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन घनत्व खींचता है, CO2, SO2, ये सब क्या हुआ, तो भाई मेरे लुईस एसिड है। अब देखिए लुईस क्षारक क्या होता है, तो लुईस क्षारक वे अणु या आयन होते हैं जिनके पास दान करने के लिए कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने अभी तुरंत बताया जितना भी ऋण आयन होगा सब आपको लुईस, ठीक है, क्या होगा, बेस होगा। OH-, F-, Cl-, Cn-, O2-, H2-, ये सब क्या है, तो लुईस बेस है। एकाकी युग्म वाले उदासीन अणु क्या होते हैं, तो लुईस
ठीक है, लुईस आपको क्या होगा, तो ठीक है लुईस बेस होता है, जैसे H2O, जैसे ROH, जैसे R2O, जैसे R2C डबल बॉन्ड हो, ये क्या है, कीटोन है बच्चे, एल्डिहाइड है, यानी जल, ठीक है, अम्ल मतलब अल्कोहल, आपको क्या बच्चे, ईथर, जैसे एल्डिहाइड या कीटोन, ये सब क्या होता है, तो सभी लुईस बेस होते हैं। प्रॉब्लम होता है बच्चों को निकालने में, ठीक है। आपको अमोनिया क्या होगा, तो नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है और यह भी लुईस बेस होता है। RNS2 ये देखिए एमीन है ना, ये देखिए एमीन है बच्चे, है ना, सब क्या होगा, तो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन है, और ये पायरिडीन है, ये भी आपका लुईस, ठीक है, क्या होगा, बेस होगा। RX ये देखिए एल्काइल है, एल्काइल ग्रुप है बच्चे, है ना, ये हेलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, ये भी आपको लुईस बेस होगा। PS3 ये भी आपको लुईस बेस होगा। H2S लुईस बेस होगा। R2S, RSH ये सब क्या हुआ, सारे आपको लुईस बेस होते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आपको यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चे ध्यान में रखिएगा कि धनात्मक आयन यहां से क्या सीखे, तो अगर ठीक है आपको कैटायंस होगा तो ऑल आर, कैटायंस ऑल आर क्या हो जाएगा, तो भाई मेरे याद रखना है लुईस एसिड होगा, जितना भी एनायंस होगा लुईस बेस होगा। तो ये बातें याद रखनी है आपको। अब देखिए कैल्शियम आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो आपको पता है Mg2+, यहां देखिए क्या होगा, 12 में से 2 को घटा दीजिए, 10 इलेक्ट्रॉन यहां हो गया, है ना। यहां देखिए सोडियम है, तो 11 में से 2 घटा दीजिए, 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। आर्गन देखिए तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, और यहां देखिए कैल्शियम में से 2 घटा दीजिए यानी 18 इलेक्ट्रॉन। तो सम इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ हो गया, कैल्शियम आयन, तो भैया ये आपको आर्गन के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है सम इलेक्ट्रॉनिक का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई मेरे, यहां देखिए ये क्या है, तो ये देखिए ये क्या है, तो भाई आपको पता है NH2 का मतलब होता है एमीन, क्या होता है एमीन, है ना, ध्यान में रखिएगा, अभी तुरंत भी मैंने बताया था। NH2 का मतलब एमीन हो गया, और देखिए 1 और 2, तो ये इथाइल हो गया, तो इसको बोलते हैं इथाइल एमीन, है ना, इथाइल एमीन कहते हैं। तो देखिए खोजिए कहां पर है, तो इथाइल एमीन पहले मिल गया। अगर एक ठो कार्बन रहता CH3NH2 तो मिथाइल एमीन होता, ये देखिए CH3NH2 अगर होता तो मिथाइल। प्रोपाइल तो क्या होता है, तो भाई मेरे प्रोपेन से प्रोपाइल बन गया, और ये क्या होगा, प्रोपेन से प्रोपाइल बन गया, और ये होता है C3 आपको, ठीक है, H8 की जगह पर H7 आ गया, है ना, तो ये प्रोपाइल हो गया। तो ध्यान में रखना है आपको कि किस तरह से नेमिंग करते हैं, तो इथाइल एमीन हो जाएगा। जैसे आपको पता होनी चाहिए बच्चे कि CHO अगर है तो ये क्या होगा, तो एल्डिहाइड ग्रुप है, और ठीक है इसका क्या होता है, तो इसको बोलते हैं एल्केनल, क्या बोलेंगे, एल्केनल कहते हैं। देखिए अंत में Al जुड़ गया। अगर OH है तो भाई मेरे इसका जो नाम लिखेंगे आयुपे के नाम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखते हैं एल्केनॉल, है ना, अंत में ऑल जोड़ देते हैं। ये देखिए ये सब याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, इस्पात को रक्त तप्त निम्न में से, तो निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम होता है। अच्छा प्रश्न है, कह रहा कि इस्पात को ध्यान में रखना भाई मेरे, इस्पात को कैसे गर्म करेंगे, तो भाई इस्पात को यहां देखिए कठोरीकरण क्या होता है, तो ठीक है एक बार आपने कठोर बना दिया इस्पात को, कठोर इस्पात को, यानी कठोर इस्पात को क्या कीजिए, इस्पात को ठीक है गर्म कर पुनः ठंडा कीजिए, गर्म कर पुनः ठंडा। इसी घटनाक्रम को आप क्या कहते हैं, तो भैया आप कहते हैं कठोरीकरण। एनिलीकरण क्या होता है, तो भाई लाल तप्त पर गर्म करेंगे और धीरे धीरे ठंडा करेंगे, इस प्रक्रिया को आप एनिलिंग कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। टेम्परिंग क्या होता है, तो टेम्परिंग होता है गर्म करेंगे और ठीक है आपको तुरंत ठंडा कर देंगे, इस विधि को टेम्परीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, है ना। ये देखिए मैंने लिख रखा है यहां पर कठोरीकरण, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, टेम्परिंग और एनिलीकरण। ध्यान में रखना भाई, कठोरता और घिसाव प्रतिरोध बढ़ाना, याद रखना है। कठोरीकरण का उद्देश्य क्या है, तो हार्डनेस बढ़ा दीजिए और रेसिस्टेंस, वियर रेसिस्टेंस को बढ़ा दीजिए, इस विधि को बोलते हैं कठोरीकरण। इसमें क्या होता है, तो पहले स्टील को आप गर्म करते हैं, स्टील मतलब हुआ फेरस और कार्बन, है ना, इसको पहले गर्म करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करेंगे, फिर तेजी से ठंडा करेंगे। याद रखना है कि इस्पात को तेजी से ठंडा करने की विधि को क्वेंचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वेंचिंग कहते हैं। तो क्वेंचिंग किया जाता है और आपको ठंडा करेंगे भैया। स्टील बहुत कठोर हो जाता है लेकिन भंगुर भी, है ना, ध्यान में रखिएगा, इस विधि को कठोरीकरण कहते हैं। अब देखिए टेम्परिंग में कठोरीकरण के बाद आई भंगुरता को कम करना,
इसका मुख्य उद्देश्य होता है टेम्परिंग का। कठोर किए गए स्टील को क्रांतिक तापमान से नीचे दोबारा गर्म कर फिर हवा में ठंडा करते हैं, उसको टेम्परिंग कहते हैं। इससे जो भंगुरता आया है कठोरता के कारण वह दूर हो जाता है। अब देखिए एनिलीकरण, स्टील को नर्म करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है और स्टील को क्रांतिक तापमान से ऊपर गर्म करके फिर बहुत धीरे धीरे अक्सर भट्ठी में ठंडा करने की विधि को आप एनिलिंग कहते हैं। इससे स्टील नरम और तनाव युक्त बन जाता है। तो बच्चे ये ध्यान में रखना, ये तीनों विधि। और स्टील याद रखना है कि स्टील जब भी चर्चा करते हैं तो फेरस और कार्बन होता है। फेरस और कार्बन का मिश्र धातु आपका स्टील कहलाएगा, है ना। आपको कठोरीकरण में आपने क्या किया कि स्टील को क्रांतिक तापमान से ऊपर गर्म किए और तेजी से ठंडा कर दिए। टेम्परिंग में क्या किए, कठोरीकरण, कठोर जो स्टील था उसको आपने क्या किया, क्रांतिक तापमान से नीचे दोबारा गर्म करके फिर हवा में ठंडा किए, है ना। एनिलीकरण में आपने क्या किया कि स्टील को क्रांतिक तापमान से ऊपर गर्म करते हैं और धीरे धीरे भट्टी में ठंडा करते हैं। तो भाई मेरे एकदम क्लियर रखिएगा कि लाल तत्व को, इस्पात को रक्त तत्व से निम्न तापमान पर गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम क्या कहलाएगा, तो भैया एनिलिंग कहलाएगा, एनिलिंग कहलाएगा, है ना। ध्यान में रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन अपचायक नहीं है, ये देखिए। अपचायक का मतलब क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, तो जो दूसरे को रिड्यूस करेगा। ध्यान में रखिएगा, रिड्यूसिंग का मतलब हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हो गया जो दूसरे को, याद रखना, जो दूसरे को क्या करता है, दूसरे को, ठीक है, दूसरे को रिड्यूस्ड, लेकिन अपना ऑक्सीकरण करेगा। रिड्यूस्ड अपना ऑक्सीकरण करेगा। ध्यान में रखिएगा, अपना ऑक्सीकरण या अपना ऑक्सीडेशन करता है। ऐसे पदार्थ को ऑक्सीडेशन करता है। अब ऐसे पदार्थ को आप क्या कहते हैं, तो ध्यान में रखना भाई मेरे, अपचायक कहते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। यहां देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बच्चे, है ना। आपको H2O2 ये भी है ना। दोनों जो है ना, आपको क्या याद रखना है कि ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और भैया आपको रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। एकदम ध्यान में रखना, दोनों ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होता है ना, दोनों के तरफ व्यवहार करता है, लेकिन CO2 नहीं करेगा। ध्यान में रखिएगा, ये केवल ऑक्सीकारक की भांति ही कार्य करता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, तो ध्यान में रखिए बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जरा यहां देखिए, अपचायक ये वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में अन्य पदार्थों को अपचयित करते हैं और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ये मैंने कहा आपको, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, जैसे कार्बन, विशेषकर कोक या चारकोल। ये क्या होता है, अपचायक होता है। कार्बन मोनोक्साइड, है ना, याद रखना है। धातुएं, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, स्टेनस, ठीक है, क्लोराइड, फेरस सल्फेट, ये सब क्या हुआ, सारा आपको रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं, है ना भाई, तो ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कीजिए। अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्यों भाई, अदरक क्यों तना है ना। आप सभी बच्चे को पहले से भी पता होगा। जैसे गिंजर की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, गिंजर का, है ना। गिंजर मतलब अदरक होता है। ये है क्या, तो ये राइजोम है। ध्यान में रखना भाई मेरे, ये क्या है, तो राइजोम है। राइजोम इसको कहते हैं, राइजोम कहते हैं। हिंदी में क्या होता है, तो भैया इसको प्रकंद कहते हैं, प्रकंद, है ना, प्रकंद होता है। और कैसे होगा, तो भाई याद रखिएगा कि ये तना है। कैसे तना है, तना है तो आपको तना है, कैसे तना है, तो ये आपने देखा होगा, ये आपका क्या है, अदरक इस तरह का होता है और इस पर हर जगह नोट्स और इंटरनोट्स होता है ना। याद रखिएगा, ये क्या होता है, नोट्स और इंटरनोट्स होता है भाई मेरे। पूरा जो है कहीं से भी तोड़ करके अगर लगा दीजिए आप, तो नया पौधा का विकास हो जाएगा। यानी इसमें हर जगह आपको क्या पाया जाएगा, तो नोट्स, है ना, नोट्स, है ना, इंटरनोट्स पाया जाता है। नोट्स और क्या पाया जाएगा, इंटरनोट्स पाया जाता है ना, जिसके कारण आपका जो है अदरक क्या है, तो भैया याद रखिएगा, यह आपको तना है ना, तना है, ठीक है। अदरक एक तना, ठीक है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें याद रखिए क्लोरोफिल नहीं होता है। सही बात है, नहीं होता क्लोरोफिल। या मृदा सतह के समांतर, ये भी है, ये भी याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मृदा के सतह के कैसे गमन करता है, कैसे मूव करता है, तो क्षैतिज गमन करता है। ध्यान में रखना भाई मेरे, क्षैतिज या समांतर गमन करता है ना। पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती, जिसकी वजह से आपका अदरक क्या है, तो भैया आपका तना है। अदरक क्या है, तना है, तो पर्व और पर्व संधियां इसमें पाई जाती हैं। यानी नोट्स, ये देखिए फिस्ट नहीं होता है, इसका होता है इंग्लिश में नोट्स होता है, और ठीक है इसका इंटरनोट्स होता है। तो नोट्स और इंटरनोट्स इसमें पाए जाते हैं, जिसके कारण आपको अदरक क्या है, तो भैया आपका अदरक जो है वह, ठीक है, स्टेम है ना। एक चीज और ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि आलू,
आलू क्या है जल्दी बताइए, आलू क्या है? तो ये भी स्टेम है। क्या है भैया? तो ये ट्यूबर है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है कैसा है, तो भैया ये कंद के रूप में बड़ा फेमस है ना आलू। ठीक है, याद रखिएगा, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आलू भी एक तना है, प्याज भी आपको तना है। भैया प्याज क्या है? तो आपका ओनियन भी एक तना है। कौन सा तना है? जल्दी जल्दी कमेंट के जरिए बताइए, कमेंट के जरिए जल्दी बताइए कि प्याज कौन सा तना है। कौन बता रहा है? देख रहे हैं कौन बता रहा है प्याज तना है? कौन बता रहा है प्याज क्या है? तना है। कौन सा तना है भैया? तो ये है, याद रखिएगा, बल्ब बोलते हैं, BULB, बल्ब, है ना, या सल्क कंद, सल्क कंद है, सलकंद है ना, ध्यान में रखिएगा, सल्क कंद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। मानव में प्रत्येक जबड़े में कृंतक, रदंतक, चवर्णक और चवर्ण दांतों की संख्या कितनी होती है? तो अच्छा प्रश्न है। यहां देखिए, आप सभी बच्चों को पता है कि मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? दांत सूत्र, दांत का सूत्र क्या होता है भाई मेरे? डेंटल फॉर्मूला, है ना। मैं बार बार बताता हूं कि भारत में कितने PM? तो 1 PM, है ना, 1 PM। और क्या होगा? तो अगर एडल्ट व्यक्ति है तो 21, 28 इसका फॉर्मूला है, गुना 4 कर दे भाई मेरे। तो जबड़ा, तो ये ऊपर वाला जबड़ा में 2 ही गुना करना पड़ेगा, तो देखिए कितना होगा। तो इंसिजर यानी कृंतक जो है वो कितना? तो भाई मेरे ये हो गया 4। ठीक है, रदंतक कितना? तो भैया 2 हो गया। ठीक है, अग्र चवर्णक कितना? तो भैया 4 हो गया। ठीक है, चवर्णक कितना? तो 6 हो गया। तो 4 2 4 6 एक जबड़ा में, नीचे वाला जबड़ा में या ऊपर वाले जबड़े में 4 2 4 6 होगा, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, दंत सूत्र 1 PM होता है। अगर बच्चों का दंत सूत्र की बात करें तो भाई बच्चों का दंत सूत्र क्या होता है? जल्दी बताइए कमेंट के जरिए, बच्चों का दंत सूत्र क्या होता है? देखें कौन बताता है भाई मेरे, कौन कमेंट के जरिए बताता है कि बच्चों का दंत सूत्र कौन होगा? बताइए कौन बता रहा है बच्चों का दंत सूत्र कौन होता है? जरा जल्दी बताइए भाई मेरे, है ना। बच्चों का दंत सूत्र कौन होता है? नहीं बताया कोई, है ना। 2102 होता है, ध्यान में रखना है। ये देखिए, ये हो गया इंसिजर, ये हो गया कैनाइन, और प्रीमोलर नहीं होता है, याद रखना है। और ये हो गया मोलर, यानी आपके बच्चों में कौन सा नहीं पाया जाएगा? तो प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। तो अच्छा प्रश्न है भैया, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। मध्य के पास एक सेंट्रोमेयर वाले गुणसूत्र क्या कहलाता है? ये देखिए, ये बड़ा अच्छा है भैया, ये गुणसूत्र है और यहां पर मध्य में, है ना, मध्य में अगर आ गया तो ध्यान में रखिएगा, इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक, है ना। सब मेटासेंट्रिक किसको बोलेंगे? तो भाई ये देखिए गुणसूत्र क्या हुआ, ये मध्य में ना आकर के थोड़ा सा दूर चला गया, है ना, दूर चला गया, थोड़ा सा दूर, मध्य में ना हो करके ये क्या होगा? थोड़ा सा दूर चला गया, यानी एक बाह बड़ा और दूसरा बाह क्या हुआ? छोटा हो गया, सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है? तो भैया ये देखिए, ये आ जाएगा पूरा ऐसे, है ना, एक साइड में आ जाता है, तो ध्यान में रखिएगा एक्रोसेंट्रिक होता है। तो मध्य में अगर आएगा तो मेटासेंट्रिक होगा, है ना, ध्यान में रखना भाई मेरे। सेंट्रोमेयर वाला गुणसूत्र को क्या कहते हैं? मध्य के पास, ये देखिए इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक, है ना, मेटासेंट्रिक कहते हैं। और ये देखिए, मान लीजिए ये P है, ये Q है ना, तो P बराबर Q, इसमें क्या होता है? P बराबर Q, इसमें एक बाह आपको बड़ा हो जाएगा, P ग्रेटर देन Q, और इसमें क्या होगा? काफी बड़ा हो जाएगा, P ग्रेटर देन Q हो जाएगा, यानी एक साइड में आपको क्या होगा? तो आपका जो सेंट्रोमेयर है वो आ जाता है। तो ध्यान में रखना भाई मेरे, गुणसूत्र जो होता है ये क्या होता है? तो आपको पता होगा कि गुणसूत्र जो है, ठीक है, इसी पर DNA होता है और DNA में ही जीन होते हैं। गुणसूत्र एक प्रकार का वाहन है ना, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक क्या करता है? तो आपको DNA को कैरी करने का काम करता है। गुणसूत्र के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो वोल्टेयर ने बताया था, ध्यान में रखिएगा, वोल्टेयर ने इसका कंसेप्ट दिया था गुणसूत्र का। तो अच्छा प्रश्न है, नेक्स्ट देखते हैं। करा मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां रोकने, तो गोलियां रोकने में कार्य करती है। अच्छा प्रश्न है। अच्छा, मौखिक गर्भ निरोधक गोली, है ना, ओरल कंट्रासेप्टिव्स में किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? जरा बता दीजिए फटाक से, कमेंट के जरिए बताइए किस हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं। तो 2 हार्मोन यहां होता है, एक होता है कौन? एस्ट्रोजेन, याद रखना बच्चे, 2 हार्मोन के बने होते हैं। मॉडर्न ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बने होते हैं किसके? तो 2 हार्मोनों के बने होते हैं। कौन कौन? एक एस्ट्रोजेन हो गया और दूसरा प्रोजेस्टेरोन हो गया, इसके बने होते हैं। और ये काम क्या करता है? तो भाई एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन ये क्या करेगा? तो सबसे पहला काम करेगा, याद रखना है कि एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्राव को रोक देता है, के स्राव को रोक देता है, ध्यान में रखिएगा, के स्राव को रोक देता है ना, रोक देता है।
एक काम हो गया। दूसरी बात क्या कि भाई मेरे एक पहला काम हो गया FSH या आप कहते हैं LH को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, के स्राव को रोक देता है। दूसरा काम क्या करेगा, तो दूसरा काम करेगा गर्भाशय की दीवार को मोटा कर देता है। ध्यान में रखिएगा, गर्भाशय की दीवार को एंडोमेट्रियम कहते हैं। गर्भाशय की दीवार को क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, एंड्रोमेट्रियम कहते हैं, है ना। गर्भाशय की दीवार को मोटा कर देता है, दीवार को मोटा कर देता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, मोटा कर देता है। और जैसे ही मोटा करेगा क्या होगा भाई मेरे, ठीक है, कि गर्भ का अधिरोपण वहां नहीं हो पाएगा, गर्भ वहां, ठीक है, क्या होगा, तो भ्रूण जो है वहां पर एकत्रित नहीं हो पाएगा, भ्रूण वहां जाएगा ही नहीं जाएगा, उसका आरोपण नहीं हो पाएगा, जिसको गेस्टेशन कहते हैं, वह नहीं हो पाएगा। तो पहली बात क्या कि ओरल कंट्रासेप्टिव खाने से ओव्यूलेशन नहीं होगा, ठीक है, निषेचन भी नहीं होगा, रुक गया दोनों, है ना। फिर क्या होगा, आरोपण भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि आपको गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिसके कारण, ठीक है, अगर भ्रूण वहां पहुंच भी गया तो वहां अधिरोपित नहीं हो पाएगा। यानी आपको ए और सी आपका सही है भाई, ए और सी आपका सही आंसर मारिएगा भाई मेरे, डी नंबर। बड़ा अच्छा प्रश्न है ना, कंफ्यूज करेगा ये क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छी बात है, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले गर्भ निरोधक गोली का निर्माण किसने किया था, तो पिनकस नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेक्स परीक्षण ज्ञात करने के लिए किया जाता है। भैया एड्स के लिए परीक्षण होता है एलिजा, है ना, एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, एलिजा परीक्षण होता है ना। मलेरिया के लिए एंटीजन परीक्षण होता है, ध्यान में रखिएगा, एंटीजन परीक्षण मलेरिया के लिए करते हैं, एंटीजन परीक्षण करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। और तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस के लिए क्या करेंगे, तो मॉन्टेक्स परीक्षण करते हैं, ध्यान में रखिएगा, मॉन्टेक्स परीक्षण करते हैं। किसके लिए, तो आपको ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टीबी के लिए। बच्चे मलेरिया जो है ना, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ और मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से यह रोग होता है। एड्स जो है ये विषाणु के कारण होता है, जबकि आपको तपेदिक जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिन के कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम, है ना, ट्यूबरकुलिन के कारण, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिन के कारण यह रोग होता है। कौन सा, तो भैया तपेदिक। तो याद रखना है, तपेदिक के परीक्षण के लिए मॉन्टेक्स परीक्षण किया जाता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछेगा। नेक्स्ट देखिए भाई क्या कह रहा है, संकटावस्था में जीवन रक्षी हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ध्यान में रखिए बच्चे, संकटावस्था में जीवन रक्षक, अच्छा, जीवन रक्षक हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। क्या क्या नाम है, तो एक नाम है एड्रीनेलिन, है ना, ध्यान में रखना भाई मेरे, एड्रीनेलिन हार्मोन आपको जीवन रक्षक हार्मोन है। ये क्या करेगा, तो ब्लड, ठीक है, ब्लड रेट को बढ़ा देता है, रक्त में शर्करा बढ़ा देगा, है ना, ब्लड रेट बढ़ा देता है बच्चे, रक्त शर्करा क्या करेगा, बढ़ा देगा। हाँ, और क्या होगा, तो हृदय दाब को भी बढ़ा देता है, याद रखना, हार्ट प्रेशर को क्या करेगा, हार्ट प्रेशर को भी बढ़ा देता है। ये सब काम करता है कौन, तो आपको एड्रीनेलिन। और एक और हार्मोन सेक्रेट होता है जिसको बोलते हैं नॉर एड्रीनेलिन, है ना। दोनों जो है आपको क्या है, तो आपका इमरजेंसी हार्मोन की श्रेणी में रखा जाता है। एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन को हम इमरजेंसी हार्मोन की श्रेणी में रखते हैं, और यह अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि से बच्चे बहुत सारा हार्मोन सेक्रेट होता है, जैसे ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जैसे वेसोप्रेसिन स्रावित होगा कहां से, तो आपके, ठीक है, पीयूष ग्रंथि से। और याद रखिएगा कि वेसोप्रेसिन ये स्रावित होता है, इसीलिए आपको पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, तो मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। चलिए, तो फ्रेंड का नंबर इधर उधर कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा पढ़ाई पे भी कर लीजिए। थायराइड ग्रंथि जो है यह उपापचयी दर का नियंत्रण करता है, ध्यान में रखिएगा, उपापचयी दर, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये नियंत्रण, उपापचयी दर का नियंत्रण करता है। कहां ध्यान दिए हुए भाई मेरे, उपापचयी दर का नियंत्रण करता है, कौन सा दर का, तो मेटाबॉलिक रेट को ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो याद रखना अधिवृक्क ग्रंथि होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पक्षियों और सरीसृप के बीच के, ठीक, अप्राप्त कड़ी को क्या कहते हैं, ऑर्कियोपेट्रिक्स, याद रखना भाई मेरे, ठीक है, ये ऑर्कियोपेट्रिक्स कहा जाता है। जबकि आपको मछली और उभयचर के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, तो इक्थियोस्टेगा कहते हैं। याद रखना, मछली है आपको और उभयचर है, मछली और उभयचर के बीच की कड़ी को आप क्या कहते हैं, तो भैया आपको याद रखना इक्थियोस्टेगा कहा जाता है, इक्थियोस्टेगा कहा जाता है, इक्थियोस्टेगा कहते हैं, ध्यान में रखना है।
और चलते हैं, इसमें थोड़ा सा और चलते भैया, ठीक है। आपको ये जो है लाइकेनोप्स, ये क्या है, तो ठीक है, स्तनपाई, स्तनपाई है बच्चे, स्तनपाई है, याद रखना, स्तनधारी है, स्तनपाई, लेकिन ठीक है आपको सरीसृप जैसा दिखता है, लेकिन सरीसृप जैसा दिखता है, सरीसृप जैसा दिखता है, तो बच्चे समुद्र में पाया जाता है, जैसा दिखता है, इसको बोलते हैं लाइकेनोप्स दिखता है ना, ध्यान में रखिएगा, है ना। आर्कियोपेट्रिक्स जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पक्षियों और सरीसृप के बीच की कड़ी को कहते हैं बच्चे। पादप और जंतु के बीच की कड़ी, याद रखिएगा, पादप प्लस जंतु के बीच की कड़ी किसको कहते हैं, तो जंतु के बीच की कड़ी युगलीना को कहा जाता है, के बीच की कड़ी किसको कहते हैं, तो भैया मेरे एकदम ध्यान में रखना है, ये कहते हैं युगलीना को, युगलीना को कहा जाता है। तो बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, पादप और जंतु के बीच की कड़ी, युगलीना। नेक्स्ट देखिए, कह रहा SO2 सूचित होता है, ये बहुत बार बताए हैं, लाइकेन, याद रखना है कि जिस स्थान पर SO2 का प्रदूषण होता है, SO2 का प्रदूषण अधिक होगा, SO2 का प्रदूषण क्या होगा, अधिक होगा, याद रखिए बच्चे, प्रदूषण अधिक होता है, वहां चट्टानों पर लाइकेन नहीं पाया जाता है, वहां चट्टान पर क्या होगा, लाइकेन नहीं उगते हैं, चट्टानों पर लाइकेन नहीं उगेगा, है ना, और वो क्या होगा, तो आपको लाइकेन नहीं उगेगा, और ये प्रदूषित कर दिया किसको, तो बच्चे उस एनवायरनमेंट को, और अम्लीय एनवायरनमेंट हो जाएगा, है ना, नहीं उगता है, ध्यान में रखिएगा। SO2 प्रदूषण को ये क्या करता है, आपको सूचित करता है, ध्यान में रखना बच्चे। मैनग्रोव जो है ना, ये क्या करता है, जल प्रदूषण को सूचित करता है, जल प्रदूषण, ज्यादा जल प्रदूषित होगा तो उस एरिया में क्या होगा, तो आपको मैनग्रोव नहीं उगेगा। याद रखना है कि मैनग्रोव कहाँ उगता है, तो ये डेल्टाई क्षेत्र में उगता है, डेल्टाई क्षेत्र में, और जिस डेल्टाई क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा क्या हो गया, है ना, बहुत ज्यादा तो प्रदूषण हो जाएगा, वहां यह नहीं उगेगा। और मैनग्रोव याद रखना है कि सुंदरी वन होता है, कौन सा वन होता है, तो सुंदरी वन, है ना, सुंदरी वन कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। सुंदरी वृक्ष मैनग्रोव वृक्ष होता है, और ये जनरली पश्चिम बंगाल वाले एरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में उगता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकीय सूक्ष्मजीव कौन होता है, तो बैक्टीरिया है भाई मेरे, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होता है। कहा जाता है कि बैक्टीरिया जो है ना, जीवाणु, है ना, जीवाणु ठीक है, हर जगह पर, कहां कहां, तो बच्चे ठीक है आपको याद रखना है, मृदा में, है ना, मृदा में, फिर ठीक है कहां पर, वायु में, फिर देखिए है गर्म स्थानों पर, गर्म स्थान, सब गर्म स्थान, ठंडे स्थानों पर, ध्यान में रखिएगा, ठंडे स्थानों पर, ठीक है, ग्लेशियर वगैरह में, हर जगह आपको पाया जाता है, कौन, तो स्थानों में पाया जाएगा, गर्म स्थानों में पाया जाता है। इवन आपको पता होनी चाहिए कि बैक्टीरिया, कोई ऐसा पृथ्वी पर जगह नहीं है जहां पर नहीं पाया जाता है। और बैक्टीरिया याद रखिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि जीवाणु जो है, ठीक है, जीवाणु जो है, ध्यान में रखिएगा कि जीवाणु का TDP, थर्मल डेथ पॉइंट, ठीक है, डेथ पॉइंट कितना होता है, तो याद रखना है कि 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर हम जीवाणु को लेके जाएंगे तो जीवाणु पूर्णतः समाप्त हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जीवाणु का TDP, थर्मल डेथ पॉइंट कितना, तो 90 डिग्री सेल्सियस है। इसीलिए कहा जाता है कि दूध को उबाल लेंगे तो जितने भी जीवाणु वहां पर होंगे सब मर जाएगा। तो बच्चे सबसे ज्यादा आपको प्रचुर मात्रा में कोशिकीय सूक्ष्मजीव कौन होगा, तो आपके एनवायरमेंट में पाया जाता है बैक्टीरिया। वायरस जो होता है ये केवल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और क्या, प्रोटीन का निर्मित होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। अमीबा जो है ये प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होता है और ये प्रोटोजोआ है, और यह याद रखना है कि सीडोपोडिया के माध्यम से गमन करता है। नेक्स्ट देखिए, यहां थोड़ा सा देख लेते हैं भाई मेरे, जीवाणु जो है ये एक कोशिकीय जीव है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, और ये क्या होता है, सजीव होता है, सूक्ष्म, और इसका आकार काफी छोटा होता है। विषाणु एक कोशिकीय, अकोशिकीय जीव है, इसमें कोई कोशिका नहीं होती, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, और इसको नैनोमीटर में मापते हैं। और अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, यूकैरियोटिक है, और मैंने ये सारा बता भी दिया है आपको ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, बहुत सारा चीज मैंने लिख रखा है ना। चलिए यहां देखिए, वनस्पति संग्रहालय क्या होता है, तो भाई मेरे शुष्क रूप से जड़ी बूटियों का संग्रह क्या कहलाएगा, तो आपको हर्बेरियम कहलाता है। ध्यान में रखिएगा कि हर्बेरियम में क्या करते हैं, ठीक है, आपको जड़ी बूटी को पहले सुखाते हैं, जड़ी बूटी ये देखिए सुखाते हैं, ध्यान में रखिएगा, सुखाते हैं, फिर जाकर के सुखाते हैं, है ना, और सुखाते हैं दबा करके, है ना, आपको सीट के नीचे, याद रखना, सीट के नीचे दबाकर लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं, सीट के नीचे, है ना, दबाते हैं,
नीचे दबाते हैं और लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। ध्यान रखना भाई मेरे, दबाते हैं और ठीक है लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं, लंबे समय तक क्या करेंगे, सुरक्षित रखते हैं। ध्यान में रखिएगा, तक सुरक्षित रखते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है, तो भाई इसे ही हर्बेरियम कहा जाता है, सुरक्षित रखते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बराबर क्वेश्चन पूछता है, सुरक्षित रखते हैं किसको, तो हर्बेरियम में, है ना। बड़ा 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बराबर पूछता है ना। और आजकल देखिएगा कि बड़े बड़े बॉटनिकल लैब में ये बनाए जाते हैं, है ना। इवन ठीक है कॉलेज वगैरह में भी खूब बनता है हर्बेरियम। नेक्स्ट देखिए ऑक्टोपस क्या है भाई, तो ऑक्टोपस जो मोलस्का ग्रुप में आता है, मोलस्का 8 पैर होता है इसमें, मोलस्का वर्ग में आता है। ध्यान में रखिएगा, इसको मृदु कवची कहा जाता है मोलस्का, और ये मुलायम, याद रखिए बच्चे, मुलायम होता है, काफी मुलायम होता है, इसीलिए इसको मृदु कवची कहा जाता है। सॉफ्ट सेल इसमें होता है, और इसमें मैंने क्या कहा कि आपको ठीक है ये इस तरह का संरचना होता है कि काफी बुद्धिमान कहा जाता है इसको, 8 पैर इसमें होंगे। ध्यान में रखिएगा, बराबर क्वेश्चन पूछता है। चलिए यहां देखिए लगभग कितने तत्व ठीक है जीव पदार्थ के संयोजन में भाग लेता है, तो भाई मेरे याद रखना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होनी चाहिए कि 4 से 5 तत्व, याद रखिए 4 से 5 तत्व जो है ठीक है आपको 90% से अधिक मनुष्य का बनाता है, 90% से अधिक मनुष्य का निर्मित करता है, अधिक मनुष्य का बनाता है। लेकिन अगर पूछेगा मनुष्य का बनाता है, अगर पूछेगा कि कितना तत्व पाया जाता है एक्चुअली मनुष्य में, तो ध्यान में रखिएगा 25 से 30 तत्व जो है ना वो पूरा मनुष्य का शरीर बना होता है। ध्यान में रखिएगा इतना तत्व होगा 25 से 30। 4 जो तत्व होता है कौन कौन होता है, तो OCHN है ना, OCHN ध्यान दीजिएगा जरा। ऑक्सीजन कितना, 65% आपके शरीर में पाया जाएगा, ठीक है। कार्बन कितना, तो भैया ठीक है ये पाया जाता है 18.5% है ना, 18.5%, ठीक है। हाइड्रोजन कितना, तो 9.5% है ना, ध्यान में रखिए भाई मेरे। और नाइट्रोजन कितना, तो लगभग आपको ठीक है 2.5% के आसपास, या आप कह सकते हैं नाइट्रोजन लगभग 3% के आसपास आपके शरीर में पाया जाता है। कैल्शियम ये जो है आपको, कैल्शियम कितना, तो 1.5% के आसपास आपके शरीर में। फास्फोरस ये लगभग कितना भैया, तो 1% के आसपास आपके शरीर में पाया जाता है। तो ये देखिए ठीक है आपको मैक्सिमम जो है ना वो यही आपको ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होता है। लेकिन अगर पूछेगा कि औसतन मनुष्य के शरीर में कितने तत्व पाए जाते हैं, तो 25 से 30 तत्व का मनुष्य का शरीर बना होता है। तो एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, 25, अगर 25 भी इस ऑप्शन में रहता तो हम मार देते, है ना। ध्यान में रखिएगा 25 से 30 के आसपास तत्व पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज, आपको मैंने कई बार पढ़ाया है कि देखिए ग्लूकोज जो है ये साइटोप्लाज्म में पहले क्या होता है, टूट जाता है। किसमें, तो भैया ये टूट जाता है 2 पायरुविक अम्ल में, 2 पायरुविक एसिड में टूटता है, 2 पायरुविक एसिड में टूट जाएगा। और फिर क्या होगा, तो भाई यहां पर अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये चला गया मांसपेशी के पास में। कहां चला गया, मांसपेशी के पास में। वहां पर क्या करेगा, तो आपको लैक्टिक एसिड उत्पन्न करता है, लैक्टिक एसिड उत्पन्न करता है भैया, है ना। ध्यान में रखिएगा, लैक्टिक अम्ल बनाएगा, लैक्टिक अम्ल बनाएगा, है ना। तो ये याद रखना है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है। और अगर वायवीय श्वसन होता तब क्या होता, तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता वायवीय श्वसन में। नेक्स्ट देखते हैं, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस का प्रयोग करते हैं, सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। आयोडीन 131 का प्रयोग हम लोग करते हैं, क्या करने के लिए, तो ग्वाइटर रोग का इलाज करने के लिए। ग्वाइटर रोग याद रखिएगा बच्चे, ग्वाइटर रोग का पता लगाने या इलाज में, पता लगाने या इलाज में करते हैं, लगाने या इलाज में इसका उपयोग करेंगे। किसका, तो भैया आयोडीन का इलाज में, है ना। आर्सेनिक 74 याद रखना है कि आर्सेनिक 74 का हम किसमें करते हैं, तो बहुत सारे कामों में आर्सेनिक 74 का यूज किया जाता है जनरली, ठीक है। आपको ब्लैक फुट रोग में किया जाता है, ब्लैक फुट रोग में इसका यूज करते हैं, या स्किन कैंसर में इसका यूज करते हैं, तो बहुत जगह इसका प्रयोग करते हैं। याद रखना है कि सोडियम 24 का उपयोग आप किसमें, तो रक्त परिसंचरण तंत्र में किसी प्रकार की गड़बड़ी आपको हो गई है, थक्का किसी धमनी शिरा में जम गया है, तो उसका पता लगाने के लिए आप सोडियम 24 का उपयोग करते हैं, और इलाज में भी इसका करते हैं। जबकि रक्त कैंसर का इलाज, याद रखना है रक्त कैंसर का इलाज आप किसमें, रक्त कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग करेंगे, तो रक्त कैंसर के इलाज में याद रखना भैया मेरे, तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। तो बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत, है ना। चलिए तो ये ध्यान में रखिएगा, खुशी ई ऑप्शन वाला और डी ऑप्शन वाला बहुत कठिन लगता है, नहीं होगा ना कठिन, आप रेगुलर वे में अगर करेंगे प्रैक्टिस तो कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।